अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या थी? इट इज द एक्सेलरेशन directed towards the center that keeps an object in circular motion. ठीक है, लेकिन इस पे मोस्ट प्रॉब्ली मार्क नहीं मिलेगा क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन की कंडीशन के हिसाब से बताना होगा. तो एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होती है टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन या टेंजेंशियल वेलोसिटी. सो इट इज एक्सेलरेशन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन. It is perpendicular to the motion of the object. ठीक हो गया जी. सो ये आ गया हमारा एंड कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन. मेरे ख्याल से बस इतना लिख लेना है, काफी हो जाएगा. एंड कॉजेज चेंज इन डायरेक्शन. एक मार्क के लिए मैं काफी सारी बकवास जो है वो लिख के आ रहा हूँ. ठीक है. परहैप्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू द परपेंडिकुलर टू द मोशन वाली चीज है. यही सर्कुलर मोशन की कंडीशन हमने काफी दफा देख लिया है. तो आई होप क्लियर हो. अच्छा, वैसे बहुत ही कम आए हैं सर्कुलर मोशन के स्टैंड अलोन क्वेश्चंस. ये सर्कुलर मोशन का स्टैंड अलोन क्वेश्चन है. ठीक है जी. एन अनपावर्ड टॉय कार मूव्स फ्रीली अलोंग अ स्मूथ ट्रैक दैट इज इनिशियली हॉरिजॉन्टल. द ट्रैक कंटेन्स अ वर्टिकल सर्कुलर लूप अराउंड व्हिच द कार ट्रैवल्स एज शोन इन फिगर 1.1. तो गाड़ी आ रही है, ये इधर से जाती है, लूप में चलती है, और ये तो हो गया. ठीक है जी. The mass of the car is 230 grams and the diameter of the loop is 62 centimeter. Assume that the resistive forces acting on the car are negligible, मतलब friction और resistance नहीं है. State what happens to the magnitude of the centripetal acceleration of the car as it moves around the loop from x to y. तो ये x to y जब जा रही होगी तो इसकी centripetal acceleration को क्या होगा? What is going to happen to its centripetal acceleration? Decreases. Why does it decrease? ऐसा क्यों होगा? ठीक है, आंसर तो बिल्कुल सही दिया है. डिक्रीजेस. सर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो वेरी गुड, एक्सेलरेशन. वेरी गुड, वेरी गुड. तो मैंने आज मतलब ही आपकी वीडियो से सवाल किया था. अच्छा. ओके ओके. तो हाँ, हमने ये क्वेश्चन किया हुआ है इन अपना लेक्चर. अच्छा, तो वी ऑल नो कि वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है, राइट? इस पॉइंट पे सिर्फ इसके पास काइनेटिक एनर्जी थी, और ऊपर जाते हुए जब ये यहाँ पे आ जाती है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो, कुछ काइनेटिक एनर्जी रहती होगी, लेकिन बहुत सारी उसमें से ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बन गई होगी बिकॉज इसने हाई डी इन करी है. तो ऑब्वियसली अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बन रही है तो काइनेटिक एनर्जी बन रही होगी जो इनिशियली थी. तो उसका मतलब इसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है. एंड सो the centripetal acceleration v square over r will also decrease since your velocity is decreasing as the kinetic energy is decreasing. अच्छा, explain if the car remains in contact with the track, why the centripetal acceleration of the car at point y must be greater than 9.8 मीटर per second square. So जो चैप्टर हम बहुत अच्छे तरीके से भूल चुके हैं, जिसका हमने कभी कुछ नहीं सोचा था कि इसका आएगा, वो आ चुका है. तो वो ये बोल रहे हैं वही वाला प्रूफ कि जो लूपिंग द लूप वाली जो एग्जांपल थी, इसमें y इज दी, क्या बोल रहे हैं कि द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ द कार एट पॉइंट y मस्ट बी ग्रेटर देन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ठीक है, आई एम वॉकिंग ओवर थ्रू दिस प्रूफ क्योंकि आई बिलीव बहुत सारे बच्चों को याद नहीं होगा. इनफैक्ट ये भी मेरे लिए भी थोड़ा सा रिवीजन होगा नया. अच्छा, द वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स. ठीक है, यस, वेरी गुड. सो वेट इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक दिस, ऐसे एक्ट कर रही है. ठीक है, एंड देन वी हैव कि जो हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स होगी दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स सेंटर, दैट बिकम्स R प्लस W, दोनों ही बीच की तरफ है. ठीक है. अच्छा, नाउ इफ यू वांट टू रिमेन इन कांटेक्ट, राइट, एट पॉइंट y पूछ रहे हैं. ठीक है, इफ इट वांट्स टू रिमेन इन कांटेक्ट, यानी इसका मतलब क्या है? कांटेक्ट फोर्स जीरो नहीं होनी चाहिए, राइट? ये इस पॉइंट को याद रखना है कि कांटेक्ट लूज कब होता है? जब कांटेक्ट फोर्स जीरो होती है, जैसे साहिर ने कहा. सो एफ सी इक्वल्स टू जीरो प्लस डब्ल्यू. ठीक है, या फिर हम बेसिकली अगर इसको इस तरह से कर लें, बजाय इसको इस तरह से करने के, लेट्स जस्ट से कि R इक्वल्स टू एफ सी माइनस डब्ल्यू, ऐसे कर लेते हैं. और हमें R को ग्रेटर देन जीरो रखना है. वी नीड R टू बी ग्रेटर देन जीरो कॉन्टैक्ट के लिए, अगर कॉन्टैक्ट में रखना है, वरना तो ये नीचे गिर जाएगी. इफ वी डू वांट दैट, तो फिर इसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब ये होगा कि एफ सी माइनस डब्ल्यू जो R है उसको ग्रेटर देन जीरो होने की जरूरत है. तो इसका मतलब क्या हुआ? एफ सी को ग्रेटर होना है वेट से. एफ सी को अगर वेट से ग्रेटर होना है तो एफ सी क्या थी? इट इज मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, that has to be greater than mass into g. So I believe centripetal acceleration has to be greater than g for the object to remain in contact. ठीक है, so we shall be writing this down here.
the centripetal acceleration must be greater than 9.81, sorry 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या फिर एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल as we require normal contact force to be greater than 0। ठीक है जी, इतनी बात हम लिखेंगे आई बिलीव। अच्छा, अब इधर आ जाओ। द इनिशियल स्पीड एट विच द कार इन बी मूव्स अलोंग द ट्रैक इज 3.8 मीटर पर सेकेंड। डिटरमाइन वेदर द कार इज इन कॉन्टैक्ट विद द ट्रैक एट पॉइंट वाई, शो योर वर्किंग। सो लेट्स डू दैट। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो चली है ये चली है 3.8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, वो हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे कांटेक्ट में रहेगी या नहीं रहेगी। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसा ना हो कि वो जीरो हो जाए, ठीक है, या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जी से कम ना हो जाए, कुछ इस तरह से हम देख लेंगे, वो हम बाद में देखते हैं। बहरहाल उससे पहले तो व्हाट विल हैव टू डू, इसके वी नीड टू वर्क आउट द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे तो फिर आगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स की कुछ भी कहानी पता चलेगी, राइट। सो ओके, नाउ दिस इज गोइंग 3.8 पे इधर घुसी, ठीक है, 3.8 की वजह से कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ऊपर जाते हुए वो टर्न किस चीज में हुई है, वो काइनेटिक एनर्जी और ग्रेविटेशन पोटेंशियल दोनों में कन्वर्ट हुई है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू वर्क आउट व्हाट इज दैट वेलोसिटी जो इधर आ रही है काइनेटिक एनर्जी की, वो निकालने की कोशिश करेंगे। वो निकाल लेंगे, फिर mv स्क्वायर अपॉन आर से सेंट्रीपिटल फोर्स निकालेंगे। सेंट्रीपिटल फोर्स निकालने के बाद फिर देखेंगे नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स जीरो तो नहीं हो गई या जीरो से कम तो नहीं हो गई। सो विल डू दैट, ठीक है। सो यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अगर मैं कह रहा हूं ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है, सो एनर्जी एट एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एनर्जी एट वाई। सो एनर्जी एट एक्स मस्ट बी इक्वल्स टू एनर्जी एट वाई। अगर ऐसी बात है, इन्होंने कहा शो योर वर्किंग, तो आई एम जस्ट गोइंग टू से थोड़ा सा वर्डिंग में लिख लेते हैं। तो एनर्जी एट x equals to energy at y, ठीक है जी। अच्छा, अब एनर्जी एट x कितनी है, काइनेटिक एनर्जी है प्योरली 3.8 मीटर पर सेकेंड। सो हाफ m जो था, इसका मास क्या था, 230 ग्राम्स था। सो 230 इंटू 10 टू द पावर -3, देन योर वेलोसिटी वाज 3.8 स्क्वायर इक्वल्स टू ग्रेविटेशन पोटेंशियल कैसे निकलेगी, mgh से। सो 230 इंटू 10 टू द पावर -3 इसका m, g जो है वो 9.81 है, और h जो है आई बिलीव वी कैन वर्क आउट h वेरी इजीली। 62 सेंटीमीटर का डायमीटर है, यूं दिखाया हुआ है, यूं भी 62 सेंटीमीटर डायमीटर आ नहीं, इतनी ही हाइट होगी इसकी। सो दिस शैल बिकम 62 इंटू 10 पावर -2, देन प्लस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो हाफ, देन 230 इंटू 10 पावर -3 एंड देन v स्क्वायर, लेट्स जस्ट से वो v स्क्वायर है जो बाय पे आ रही है। अच्छा, the first thing that you're going to see, 213 कैंसिल कैंसिल कैंसिल, तीनों जगह शो अप हो रहा था, मैंने 213 डिवाइड कर दिया, हर जगह से हट गया वो। अच्छा, देन हाफ इंटू 3.8, सो 0.5 इंटू 3.8 स्क्वायर, ठीक है। मैं ये खुद कर रहा हूँ क्योंकि इसमें आई नीड टू बी वर्किंग आउट द वेरिएबल साथ साथ, ठीक है। 9.81 इंटू 62 इंटू पावर -2, दिस इज कमिंग आउट टू बी ए 6.0822, सॉरी 6.0822, बस इतना है। और फिर ये आ रहा है हाफ v स्क्वायर, ठीक है जी। अच्छा, इसको उधर भेज दें, 7.22 माइनस 6.0822 एंड देन इनटू 2 स्क्वायर रूट आंसर, v आ गया हमारे पास, वी आर गेटिंग अ v ऑफ 1.5085, ठीक है जी। ये है वो v जो ऊपर बचेगा, ठीक है जी। नाउ देयर इज टू वेज यू कैन गो अबाउट इट, ठीक है जी। मैं जो हूँ एक्सप्लेन करता जाऊंगा, जो सबको आई होप समझ में आ जाएगा। अच्छा, ना हमें क्या चाहिए, हमें पता है भाई हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स प्लस वेट है। मैं ये दोबारा क्यों कर रहा हूँ प्रूफ, बिकॉज इन्होंने कहा है शो योर वर्किंग, तो सब कुछ दिखाने की कोशिश करते हैं। अब इफ आई वांट कांटेक्ट, सो फॉर कांटेक्ट r must be greater than 0, so therefore fc minus w must be greater than 0, ठीक है जी। यानी इस बात का क्या मतलब हुआ, fc must be greater than the weight, fc must be greater than the weight। एक काम कर लेते हैं, हम ये fc भी निकाल लेते हैं और weight भी निकाल लेते हैं। fc कैसे निकाल सकते हैं, mv स्क्वायर अपॉन r से। सो 230 इंटू 10 टू पावर -3, ये आ गया हमारा मास,
V हमारा ये है जो टॉप मोस्ट पॉइंट पे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स निकालना चाह रहे हैं, सो 1.5085 mv स्क्वायर अपॉन r, रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन इज 62 का आधा यानी 31 इंटू 10⁻²। इज दिस ग्रेटर देन वेट? वो कैसे आएगा? वो आएगा मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, सो इंटू 9.81। वंस अगेन यू विल सी ये कैंसिल विद दिस, दोबारा से मास हट गया, यानी बड़ा इंपॉर्टेंट रियलाइज है, मास पूरी कैलकुलेशन में ही नहीं हुआ, ठीक है, हम लेते हैं या नहीं लेते कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छा, 1.5085 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 31 इंटू 10⁻², this is coming out to be a 7.34 is greater than 9.81। we know, ये मैथ्स का तक आ जाए कि 7.34 9.81 से बड़ा नहीं है, we can all clearly see that। तो इसका मतलब क्या हुआ? नहीं हो, मतलब अगर ट्रू स्टेटमेंट आई उसका मतलब है सही हुआ, ये फॉल्स स्टेटमेंट आई तो गलत स्टेटमेंट आई है, तो उसका मतलब है कि वो लूज कर जाएगी कांटेक्ट, तो कांटेक्ट विल बी लॉस्ट। क्लियर? देन आंसर डी फॉर मी, सजेस्ट विद रीजन। एक बार फिर एक्सप्लेन प्लीज, बता दो एक्सप्रेशन में, एक और दफा बता दो। अच्छा, दोबारा से बताता हूँ। अच्छा देखो, दिस इज वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल हुआ करता तो उसमें वेलोसिटी चेंज नहीं करती थी, ठीक है, गिवन वो उसमें वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है हॉरिजॉन्टल वाले में, तो उसमें एक पॉइंट पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स निकालते थे mv स्क्वायर अपॉन r से, वही दूसरे पॉइंट में आती, क्योंकि v चेंज नहीं कर रहा था। वर्टिकल सर्कुलर मोशन में ये v चेंज कर रहा होता है, सिंपली बिकॉज काइनेटिक एनर्जी ग्रेविटेशनल एनर्जी बन रही है, तो ग्रेविटेशनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी बन रही है, तो उसकी वजह से वेलोसिटी पूरा बाकायदा पूरा वक्त इस वर्टिकल सर्कुलर मोशन में चेंज कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, ना करना क्या था, हमारा प्रूफ यही है जो हमने इधर निकाला कि भाई जो FC है दैट हैज टू बी ग्रेटर देन द वेट फॉर दिस टू बी इन कांटेक्ट, होनी ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए अगर कांटेक्ट में रखना है। हमारी बेसिस तो यही होगी, मैं इसी से सॉल्व करूंगा, ठीक है जी। अच्छा, नाउ अब ऑब्वियसली ये जो FC है ये निकालनी पड़ेगी इस पॉइंट पे। ये कैसे निकालें? या तो mr ओमेगा स्क्वायर से निकाल लोगे, या तो mv स्क्वायर अपॉन r से निकाल लोगे, या दूसरा तरीका क्या होता है r प्लस w से निकालते। प्रॉब्लम क्या है, w तो पता है, r तो पता ही है ना, वी डोंट नो व्हाट्स r एट दिस पॉइंट, तो वी कांट वर्क आउट थ्रू दिस। तरीका क्या बच्चा, mr ओमेगा स्क्वायर भी नहीं है, टाइम पीरियड भी नहीं है, तो mv स्क्वायर अपॉन r से निकालेंगे वट एवर इज द सेंट्रीपिटल फोर्स ओवर हियर, ठीक है। मसला क्या है? मसला ये है कि सर व्हाट इज FC माइनस W? FC माइनस W ये है ना R, R को मैं अगर सब्जेक्ट बना दूं, W को उधर भेज दूं, FC माइनस W हो गया, ठीक है। And then I say if I want contact, then I want R to be greater than 0. So FC minus W, which is R, has to be greater than 0. So therefore FC has to be greater than the weight. ठीक है, weight को उधर भेज दिया मैंने। अच्छा, अब आ जाओ इस पॉइंट पे, काइनेटिक एनर्जी इधर बन रही है, काइनेटिक एनर्जी प्लस ग्रेविटेशनल एनर्जी। ये क्यों करना पड़ा है? बिकॉज वर्टिकल है, वेलोसिटी चेंज कर रही है, तो इधर जो वेलोसिटी दी हुई थी वो उधर वेलोसिटी नहीं होगी, इसके लिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया है, इधर वेलोसिटी निकाली। वो कैसे करा भाई? हमें पता है एक्स पे काइनेटिक एनर्जी थी, वाई पे कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ग्रेविटेशनल एनर्जी भी होगी, राइट। सो द एनर्जी एट एक्स इज इक्वल टू एनर्जी एट वाई, काइनेटिक एनर्जी एट एक्स मस्ट बी इक्वल टू द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट वाई प्लस द काइनेटिक एनर्जी एट वाई, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व किया, जब इसको सॉल्व किया तो ये जो काइनेटिक एनर्जी एट वाई थी, इसमें से v स्क्वायर को अननोन छोड़ा था, ये निकालने की कोशिश कर रहे थे, ये आ गया मेरे पास v, ये आ गया, इसकी वैल्यू ये आ गई। फिर मैंने क्या किया, मैंने इस v को इस्तेमाल करते हुए मैंने mv स्क्वायर अपॉन r में डाला, मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स आ गई मेरी, दैट इज वर्किंग आउट टू बी 7.34, ठीक है। मेरी वो खैर वो आ रही है, बोथ साइड्स में बताता हूँ, एक सेकंड रुकोगे। तो इफ आई पुट दिस इन mv स्क्वायर अपॉन r, तो मेरी जो लेफ्ट हैंड साइड आ रही है वो 7.34 आ रही है, राइट हैंड साइड 9.81 आ रही है, राइट। हमने कहा था, क्या कहा था, FC हैज टू बी ग्रेटर देन द वेट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हैज टू बी ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ रही है 7.34, ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आ रही है। अगर कांटेक्ट में रहना था तो ये स्टेटमेंट ट्रू होनी चाहिए, मतलब अगर ये 9.82 होता या 9.82 से कुछ भी बड़ा होता तो फिर ये स्टेटमेंट ट्रू होती। अभी नजर आ रहा है क्लियरली कि 7.34 9.1 से बड़ा नहीं है, सो देयरफॉर दिस विल नॉट बी इन कांटेक्ट, फॉल्स स्टेटमेंट आई है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात मना पूछ रही है कि ये कैसे कैंसिल आउट कर दिया। मना बेसिकली इफ आई राइट डाउन लेट्स से 2x इक्वल्स टू 6y प्लस 4z, ठीक है। कैन आई नॉट से कि इफ आई वांट टू डिवाइड द होल इक्वेशन बाय 2, तो इधर से ये 2 कटेगा, ये 3 बन जाएगा, ये 2, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। सो बेसिकली मैंने यहाँ पे भी 2 कर दिया पूरा और यहाँ पे भी 2 कर दिया पूरा। सिमिलरली ओवर हियर मैंने क्या किया, मैंने ये किया कि मैंने पूरी चीज को 213 से इधर डिवाइड कर दिया और इधर भी पूरी चीज को से डिवाइड कर दिया, तो हर जगह ये कैंसिल आउट हो। अच्छा, एंड आई वांट एवरीवन टू ट्राई दिस नेक्स्ट पार्ट आउट फॉर मी, ठीक है जी। दे आर आस्किंग, आंसर नो होगा क्योंकि
इक्वेशन में मास कैंसिल आउट हो जाता है। वेरी गुड साहिर। सो साहिर ने आंसर दिया, मैंने पढ़ भी दिया, तो साहिर ने जो है वो आंसर डी बता दिया है। सजेस्ट विद द रीजन विदाउट कैलकुलेशन whether your conclusion in C would be different for a car of mass 460 grams moving with the same initial speed। तो साहिर ने बोला कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मास चाहे इतना लो चाहे उतना लो, चाहे 10,000 ग्राम लो चाहे 500 केजी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज मास जो है वो पूरी कैलकुलेशन में से कट गया है। ठीक है, सो नो चेंज इन कंक्लूजन as mass cancels out in working। ठीक है जी, जो रोलर कोस्टर बनाते हैं उसमें बड़ा फायदा होता है। ठीक है, दिस इज लाइक अ रोलर कोस्टर। रोलर कोस्टर में यू हैव सीन समथिंग लाइक दैट हैपन। उसमें फायदा ये होता है कि मेकिंग द रोलर कोस्टर यू डोंट नीड टू बी केयरिंग अबाउट मैं पैसेंजर कितने बिठाऊंगा इसमें। बात ये है, इट डिपेंड्स ऑन कितनी आपकी आगे इंजन, उसकी क्या हॉर्स पावर है, वो कितना कर सकता है, कितनी स्पीड पे लेके जा सकता है, वो है, वो कहानी है। लेकिन एज फॉर दी सर्कुलर मोशन वाली कहानी, ठीक है, वी डोंट नीड टू कंसिडर कि उस रोलर कोस्टर में 10 पैसेंजर बैठे हुए, 2 पैसेंजर बैठे हुए, एक। जब भी रोलर कोस्टर में चाहे एक पैसेंजर को बिठाना, वो भी रोलर कोस्टर में कर लेता है। जब वो जो फॉर एग्जाम्पल अलादीन पार्क में लोग नहीं आए हुए तो रोलर कोस्टर फिर भी चल रही थी। एक बंदा जाके बैठ जाए, उसने टिकट खरीदा, उसके लिए भी चलेगी। चाहे 10 लोग खरीदो तो उसके लिए भी चलेगी। वो इसलिए क्योंकि बिकॉज सर्कुलर मोशन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मास से। ठीक है, फॉर द वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अच्छा, अब इधर आ जाओ, ये भी मजे का सवाल है। इट्स गोना बॉदर अ लॉट ऑफ पीपल। स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो किसको याद है पोटेंशियल और फील्ड स्ट्रेंथ के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है या है? नेगेटिव ग्रेडियंट। वेरी गुड। ठीक है जी, तो कशिश कह रही है कि आई होप कशिश ने सही तरीके से बताया हो। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ is negative gradient of potential distance। ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हो, ग्रेविटेशन में नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। बस सही है, पोटेंशियल। आई बिलीव हम इसको ऐसे लिख देते हैं। अच्छा, इस तरह से भी लिख सकते हो, ये भी सही है, लेकिन मुझे पर्सनली ये वर्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से लिखूंगा। आई विल से ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज द नेगेटिव रेट चेंज ऑफ पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, आई लाइक दिस वर्डिंग मोर, डिस्टेंस, क्योंकि इसमें जो ग्रेडियंट है वो किस चीज का ग्रेडियंट, ग्राफ तो बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, बहरहाल ये चीज है जो मैंने बहुत नोटिस करी है, ये लोगों को याद नहीं रहती, सबसे पहली बात ये है, और लोग इसमें फोकस भी नहीं करते हैं। देयर इज समथिंग नोन एज दिस। ठीक है, ये मैंने पढ़ाया है। वी डोंट यूज दिस अ लॉट, लेकिन अगर इसको यूज करने पे आओगे तो बहुत करामत चीज है ये। क्या है ये क्या है? दिस इज जी इज डायरेक्ट इज इक्वल्स टू नेगेटिव डी फाई बाई डी आर। मतलब इस बात का क्या हुआ? मतलब इस बात का ये हुआ कि अगर 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 आप फाई का ग्राफ बना दोगे विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस, अगर मैं इसका ग्राफ बना दूं जो कुछ ऐसा बन रहा है, लेट्स से कुछ ऐसा बन रहा है, तो इस पे जो ग्रेडियंट होगा ना, इसका जो ग्रेडियंट होगा वो जी है। द ग्रेडियंट ओवर हियर इज बेसिकली जी। ये नेगेटिव ग्रेडियंट है, नेगेटिव का नेगेटिव लोगे तो पॉजिटिव जी आएगा, व्हाटएवर जो भी आ रहा है। ठीक है, बहरहाल समझना क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है वो इस ग्राफ के टेंजेंट से निकलती है। कौन से ग्राफ के टेंजेंट से? पोटेंशियल डिस्टेंस के ग्राफ के टेंजेंट। ठीक है, तो थोड़ा सा हम नीचे भी देखेंगे इसको कैसे अप्लाई करेंगे कैसे नहीं करेंगे, जब भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछा है। दिस इज द सेम फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल फील्ड स्ट्रेंथ, दिस इज आल्सो द सेम फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी ग्राफ जब भी बनाओगे तो उसमें भी ये नेगेटिव रेट चेंज यानी ग्रेडियंट ऑफ दैट ग्राफ इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है जी। अच्छा, a moon of mass m and radius r orbits a planet of mass 3m and radius 2r. At a particular time, the distance between their centers is d, as shown in figure 2.1. तो मून है मास m, रेडियस r, प्लेनेट है मास 3m, रेडियस 2r। ठीक है जी, और ये मून इसको घूमता है ऑब्वियसली। Point P is a point along the line between the centers of the planets and the moon at a variable distance x from the center of the planet. ग्राफ क्या बना के दिया है? ग्राफ बना के दिया है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है, याद भी होगा बिटवीन टू मासेस पोटेंशियल का जो ग्राफ बनता था वो ऐसा ही बनता है। ठीक है जी, क्योंकि इसका भी नेगेटिव में बनेगा
क्योंकि दोनों अट्रैक्टिव है, उनके पोटेंशियल्स होते ही नेगेटिव है। तो मून का भी नेगेटिव बना एंड सिमिलरली इसका भी नेगेटिव बना, तो इसका जब नेट निकालने गया तो ये इसका नेट जो है वो कुछ ऐसा बन गया विद अ मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, अच्छा ये हमने बना लिया, ये सब लोग देख भी रहे होंगे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इधर आ जाओ, एक्सप्लेन व्हाई potential is negative throughout the entire range x equals to 2r to x equals to d minus r. Why is potential always negative? किसको याद है ये ऐसी चीजें हैं जो अब एग्जामिनर ने फिर दोबारा से इज लाइक आई वांट आस्क देम, पहले इतना नहीं आता, एफ सी इक्वल्स टू एफ जी, एफ सी इक्वल्स टू एफ जी आ रहा था, तो ये कुछ नई चीजें हैं जो अक्सर उपेक्षित हम जो है वो भूल जाते हैं क्योंकि वो इतनी आती नहीं है। तो किसी को याद है पोटेंशियल नेगेटिव क्यों होता है हमेशा ग्रेविटेशनल वाला? नेगेटिव वर्क डन 0 एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी के बाद वैल्यूज नेगेटिव होती हैं, इन्फिनिटी से पॉइंट जाते हुए नेगेटिव वर्क डन। यस ठीक है जी। सो दी प्रॉपर आंसर, ठीक है जी, प्रॉपर आंसर भी हम इसका रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले तो आप ये बताओगे फाई है क्या, क्योंकि फाई इज नेगेटिव, फाई पता ही ना हो तो फाई क्या पता। तो फाई इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए मास from infinity to point mass, bringing a unit mass, sorry my bad, इसको मैं तो ऊपर लिख रहा हूँ unit mass from infinity to a point within a gravitational field. ठीक है, the main thing to write over here is since gravitational fields are always attractive, since gravitational fields are always attractive, तो जब वो अट्रैक्टिव होती हैं तो आपको काम नहीं करना पड़ता, आपको खुद नहीं आना पड़ता, वो खुद ही आ जाता है। तो खुद आते हुए वो वर्क फिर बाहर देता है, खुद ही दे देता है, उसको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो सिंस ग्रेविटेशनल फील्ड्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव, वर्क गेट्स आउट ऑफ द सिस्टम इटसेल्फ। ठीक है, सो जो है सब बच्चों ने आंसर सही दिया, और एक और पॉइंटर भी सबने बताया था, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होता है। ठीक है, हम इधर लिख लेते हैं एट इन्फिनिटी फाई इज जीरो। वेरी गुड। ठीक है जी, जब भी वो आगे आते हुए फिर हम नेगेटिव कर रहे हैं उसको। अच्छा, वन ऑफ द फीचर्स ऑफ फिगर 2.2 इज दैट फाई इज नेगेटिव थ्रू आउट, नजर आ रहा है। डिस्क्राइब टू अदर फीचर्स ऑफ फिगर 2.2। तो कौन सी ऐसी फीचर्स हैं इन दिस ग्राफ दैट वी कैन पॉसिबली कमेंट ऑन? व्हाट डू यू से? नल पॉइंट। अच्छा, एक चीज साहिर ने दी है, ठीक है जी, आई एम गोइंग टू राइट दैट एज वेल। मैं बहुत सारे पॉइंटर्स लिख रहा हूं जो जो हमें नजर आ रहा है। अट्रैक्टिव मासेस मना वो नेगेटिव में प्रूव हो चुका है, नेगेटिव वाली चीज में प्रूव हो चुका है। अच्छा साहिर, एक तो बात ये बोलते हैं कि एक नल पॉइंट दिख रहा है हमें, ठीक है जी। अगर हम नल पॉइंट देखने जाए ना तो आई बिलीव दैट नल पॉइंट इज कमिंग ओवर हियर। याद रखना ये पोटेंशियल वाला ग्राफ है, पोटेंशियल वाले ग्राफ में जीरो के साथ इंटरसेप्ट का मतलब कुछ भी नहीं। पोटेंशियल वाले ग्राफ में यस, पोटेंशियल वाले ग्राफ में जो ग्रेडियंट होता है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में बताएगा। तो इसमें ये ग्रेडियंट यहाँ पे जीरो आ रहा है जब भी मैं यहाँ पे कह रहा हूं कि ये मेरा नल पॉइंट है, यानी इधर बेसिकली मेरा क्या है, अगर ग्रेडियंट जीरो है तो जी जीरो। दिस इज द थिंग दैट आई एम गोइंग टू स्टेट। ठीक है जी। अच्छा, हमें नजर क्या आ रहा है, इफ वी सी दैट, तो आई कैन सी कि जो नल पॉइंट है ना वो दैट इज क्लोजर टू द मून देन इट इज क्लोजर टू द प्लैनेट। ठीक है जी। सो आई एम गोइंग टू स्टेट दिस कि नल पॉइंट इज क्लोजर टू द प्लैनेट इज स्मॉलर देन एट मून। वेरी गुड वजीहा, वजीहा ने एक और पॉइंट दिया। तो हम पहले ये लिख रहे हैं कि नल पॉइंट इज क्लोजर टू मून। अच्छा, फिर आई बिलीव ये दो बच्चों ने दिया था, अच्छा साहिर ने दिया है और ये फिर वजीहा बता रही है कि अब देखेंगे अगर हम तो वी कैन सी, चलो इस पे अगर टेंजेंट बनाए, इसकी बिल्कुल इनिशियल पोटेंशियल देखना चाहें तो इफ वी सी दैट, तो ये टेंजेंट कुछ ऐसे बनती है। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल एक्यूरेटली बनाना चाहूँ तो टेंजेंट कुछ ऐसे बन रही है, अगर बिल्कुल इनिशियल वाला देखना चाह रहे हैं। इसका अगर इनिशियल देखना चाहेंगे तो वो कुछ ऐसे बन रही है। ठीक है, नाउ वी कैन सी, व्हाट कैन वी सी, ये कम स्टीप आई है, ये ज्यादा स्टीप आई है। ठीक है, दिस इज मच मोर स्टीपर देन दिस वन। ठीक है, सो कुछ खास पता चल नहीं रहा है इसमें, रुको मैं थोड़ा सही तरह से बनाऊं। लेट्स गो जूम इन बिट मोर एंड लेट्स ड्रॉ इट लाइक दिस। नाउ ऐसे बना लेते हैं, तो आई बिलीव कुछ ऐसे आ रही है ये, और ये वाली अगर देखोगे तो ये कुछ
ओके स्नैप कर रही है, रुको। ये वाली कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है जी, क्योंकि इधर शुरू में बिल्कुल ही वो वर्टिकलिश टाइप ही हो गई है। ठीक है, तो बहरहाल यू कैन क्लियरली सी दिस टेंजेंट इज मच मोर स्टीपर देन दिस टेंजेंट। मतलब इस बात का क्या हुआ, यहां पे इधर इधर जो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होगी मून पे, दैट इज ग्रेटर देन द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एट द प्लेनेट। एक बात हम ये भी लिख सकते हैं, सो द ग्रेविटेशनल, या फिर ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लिखें, लेट्स जस्ट से द पोटेंशियल ग्रेडियंट, द पोटेंशियल ग्रेडियंट, या अगर कोई ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ भी लिखे तो आई डोंट फील लाइक कुछ गलत होगा। फील्ड स्ट्रेंथ इज ग्रेटर एट द सरफेस ऑफ द मून। अच्छा, ग्रेटर मास ग्रेटर जी, नहीं मना, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट थिंग जो होती है। ठीक है, थोड़ी देर रुको, मैं बताता हूँ क्यों नहीं होती है। बाकी आप ये भी लिख सकते थे, ठीक है, व्हाट कैन यू राइट, कि यू कैन क्लियरली सी पोटेंशियल। अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट सिर्फ पोटेंशियल की बात करें, सादा सादा पोटेंशियल जो एक्सिस में से पढ़ लोगे, तो ये नजर आ रहा है कि ये वाला पोटेंशियल ज्यादा बड़ा है इस वाले पोटेंशियल से। we can clearly see that, so this potential is smaller than this potential. You can also write this कि भाई the potential at moon surface is smaller। ये भी लिख सकते हो, इसके बारे में भी कमेंट कर सकते थे। एक और चीज जो आप लिख सकते हो, वो क्या लिख सकते हो, ये लिख सकते हो कि जो, ऐसे तो कुछ खास इसमें नहीं है, उसमें मर्सी में लिखा हुआ है कि अगर प्लेनेट के ज्यादा करीब चल जाओ तो तकरीबन तकरीबन इनवर्स स्क्वायर लॉ ही फॉलो हो रहा है, यानी जो हकीकत में फाई होता है -gm/r, वही फॉलो हो रहा है, यानी इनवर्स प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है विद द डिस्टेंस, करीब करीब। यहाँ दिस इज नॉट द ग्राफ ऑफ -gm/r। ठीक है, ये क्या है, ये नेट ग्राफ है, यानी इसका भी -gm/r और इसका भी -gm/r ऐड होके आपने वैल्यूज दिए। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे करीब, अगर बहुत ज्यादा करीब चल जाओगे तो ये तकरीबन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स रिलेशनशिप फॉलो कर रहा है, तो वो कर रहा है, बट आई डोंट फील लाइक दैट्स अ गुड पॉइंट। अच्छा, फिर मना कह रही थी, मना क्या कह रही थी आप, ग्रेटर मास ग्रेटर जी। देखो मना, जी जो है ना, दैट इज gm/r²। ठीक है, दैट इज gm/r²। जी डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, नॉट ओनली ऑन द मास, इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस एज वेल। ठीक है जी, तो अगर किसी चीज का मास बड़ा है तो कमेंट करने से पहले कि उसका जी भी बड़ा होगा, ये मेक श्योर करना होगा कि आर दोनों का, फिर दोनों का सेम हो। इफ यू कंपेयरिंग बोथ ऑफ देम, तो दोनों का आर सेम होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, इधर जो है दोनों के आर सेम नहीं है, इसका 2r है, उसका r है। ठीक है, सो इफ यू डू डिवाइड ओवर हियर, ये 3m/2r आएगा, समथिंग लाइक दैट, और ये m/r आएगा। So this is the thing, जिससे when the radius are different, you can't comment on the gravitational field strength relative को, फिर कैलकुलेट करके बताना पड़ेगा क्या है क्या नहीं। ठीक है, पोटेंशियल के ग्राफ को देख के हमें क्या बनाना है, हमें फील्ड स्ट्रेंथ ग्राफ बनाना है। वेरी गुड रिवीजन। अच्छा, सबसे पहले तो इस बात को सब याद कर लें कि पोटेंशियल जो था वो स्केलर क्वांटिटी था, वो नेगेटिव ही आता। ठीक है, रिगार्डलेस। फील्ड स्ट्रेंथ को बनाने के लिए इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी को जब आप बना रहे हो तो वेक्टर के तरीके से ही चलेगा। ये वाला मास भी अपने अंदर अट्रैक्ट करता है, ये वाला मास भी अपने अंदर अट्रैक्ट करता है। मैं इसमें से जिस भी डायरेक्शन को चाहूं पॉजिटिव बोल सकता हूं, मेरी मर्जी है। ठीक है जी, बट आई एम गोइंग टू डू अकॉर्डिंग टू माई ग्राफ, जो जो मेरे पास चीजें दी हैं। अगर यहां पे देखोगे क्लियरली नजर आ रहा है, ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, दिस इज अ पॉजिटिव ग्रेडियंट। ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है, तो ये नेगेटिव ग्रेडियंट। हमने क्या बात करी, हमने बात करी थी जी जो है वो -d∅/dr है। यानी इस बात का मतलब क्या हुआ, जो ग्रेडियंट आ रहा है इस ग्राफ का, उसको माइनस करोगे तो जी आए। ठीक है, तो अभी अगर देखोगे तो ये ग्रेडियंट आ रहा है पॉजिटिव, तो ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है -g। ठीक है, ये ग्रीन क्या आ रहा है नेगेटिव, तो ये दिखा रहा है क्या चीज, ये दिखा रहा है पॉजिटिव जी। ठीक है, अच्छा, इसको मैं G1 बोल रहा हूं, इसको मैं G2 बोल रहा हूं, क्योंकि बोथ आर नॉट सेम, यू कैन सी द ग्रेडियंट्स आर डिफरेंट। तो एक और चीज हमें दिखानी पड़ेगी, क्योंकि दिस इज मच मोर स्टीपर, तो वी नो दैट G2 इन मैग्नीट्यूड विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन G1। ठीक है जी, क्या क्या बता दिया, ग्रेडियंट को देखते हुए हमने माइनस ये निकाल लिया, पॉजिटिव ये निकाल लिया। अगर हम अपनी कन्वेंशन भी ऐसी बनाते, अगर मैं अपनी कन्वेंशन यूं कहता, तो पॉजिटिव जी ये आता, नेगेटिव जी ये आता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट टू कन्वेंशन है। ठीक है जी, वही कहानी हुई, -g1 ये पॉजिटिव g2 हो गई है,
अच्छा मना, एक सेकंड बता रहा हूँ। मना, स्केलर क्वांटिटी में डोंट हैव टू ड्रॉ द कन्वेंशन, ठीक है जी। ये जो ग्राफ बना है कन्वेंशन की बता, इसका भी नेगेटिव बनता है, इसका भी नेगेटिव बनता है। यू इफ यू वांट यू कैन चेक आउट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ पे जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे, ठीक है, जो बहुत शुरू शुरू में डाली थी जब चैनल स्टार्ट हुआ था, वो जाके चेकआउट कर लोगे। तो पोटेंशियल स्केलर फील्ड स्ट्रेंथ, ऑल फील्ड स्ट्रेंथ्स आर वेक्टर्स। अच्छा, ये हमने कर लिया, हमने नेगेटिव जी और पॉजिटिव जी की बात निकाल ली थी। और फिर ये भी आई होप सबको समझ आ गया, क्योंकि ग्रेडियंट ज्यादा है तो G2 हैज टू बी ग्रेटर देन G1। और तीसरी बात ये देखेंगे कि ये जो नल पॉइंट आया है ना, ये तकरीबन इधर आया है, ठीक है। तकरीबन इधर से क्या मुराद है मेरा, तकरीबन इधर से मुराद ये है कि ये डिस्टेंस देख लेते हैं, 1 2 3 4, यानी ये 4 बॉक्सेस, फिर ये 10 और फिर ये 5, तो 5 15 और 19 डब्बे दूर आया है, ठीक है। तो बेसिकली डी माइनस आर से 19 डब्बे पे हमारा जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 आएगी। तो 5 ये 10 ये 19वें डब्बे पे, यानी यहाँ पे हमारी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ 0 आ रही थी। अच्छा, 2r पे हमने क्या निकाला, हमने निकाला था 2r पे हमारा नेगेटिव जी है, नेगेटिव जी छोटा है, ठीक है। तो नेगेटिव जी मैं दिखा रहा हूँ 2r पे, आई एम जस्ट गोइंग टू मार्क इट ओवर, ये इधर आ रहा है, ठीक है। या थोड़ा सा और दिखा देते हैं, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अच्छा, डी माइनस आर पे क्या दिखाना है, पॉजिटिव जी है जो उस वाले जी से बड़ा होगा। तो यानी इस बात का मतलब हुआ कि अगर आपने यहाँ पे कितने दिखाए हैं, ये मैंने 5 और तकरीबन 8 9 बॉक्सेस दिखाए हैं, तो मैं इधर 8 9 बॉक्सेस से ज्यादा दिखाऊंगा, I'm going to show it off somewhere over here, ठीक है जी। बड़ा दिखा रहा हूं और पॉजिटिव भी मैंने दिखा दिया है। अब आपने क्या करना है, अब आपने अपना ग्राफ बना देना है। सो जस्ट ड्रॉ योर ग्राफ, एक सेकेंड, ठीक है। और सबको याद होगा कि ये ग्राफ जो था बिटवीन टू मासेस ऐसे ही बनता है। One of the assumptions of the kinetic theory of gases is that all collisions involving molecules of the gas are elastic. State what is meant by an elastic collision. Elastic का मतलब क्या था? Yes, kinetic energy is conserved during collision. Yes, kinetic energy is conserved during collision. तो आप ये लिखना चाहो conserved during collision, या फिर kinetic energy is not lost during collision. Both our wordings are correct. जैसा लिखना चाहो। अच्छा, उसके बाद आ जाओ स्टेट टू अदर अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो किसको याद है दो और अजम्पशंस इसके बारे में? इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस आर नेग्लिजिबल, सो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस between particles are negligible, ठीक है। एक सेकंड में आंसर चेक कर लूं, आ रहे हैं बहुत सारे। और क्या बताया बच्चों ने, परफेक्ट हार्ड स्फेयर्स, वॉल्यूम नेग्लिजिबल, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल, ठीक है। अच्छा, परफेक्ट हार्ड स्फीयर्स, मनहा आई वुड से वो थ्योरी ऑफ गैसेस में नहीं, डोंट राइट दैट एज अ पॉइंट, वो इतना कोई खास अच्छा पॉइंट नहीं है, ठीक है। बट द अदर पॉइंट यू सेड के फॉर एग्जांपल किसी ने, आई थिंक वजीहा ने बोला रैंडम मोशन ऑफ पार्टिकल्स, सो पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन रैंडम मोशन, ये सही है, इसमें कोई इख्तलाफ नहीं है मेरा, इन रैंडम मोशन, ठीक है। बहरहाल मैं इसको भी ज्यादा सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि ये काइनेटिक थ्योरी ही है, दिस इज नॉट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एग्जैक्टली। अच्छा, फिर तीसरे में आ जाओ, तीसरे में एक और बात बोली, दो बच्चों ने बोली कि वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स इज नेग्लिजिबल कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। और कोई किसी को याद आ रही है? आई बिलीव एक और किसी ने बताई थी चैट में, हो तो गई है सारी, लेकिन लेट्स सी किस किसको सारी याद है। अच्छा, बस इतनी ही आई है। और इलास्टिक कोलिजन हो गई, ये हो गई, 4 हो गई हैं। और किसी को कुछ याद है, और कोई थी? द वंस दैट आर द मोस्ट हार्ड टू रिमेम्बर, ठीक है जी। वो कौन सी है? चौथी वाली ये है कि जो आपकी, नहीं नो फोर्स नहीं, इंटरमोलेक्युलर फोर्स तो हो गई ना, ये लिखी हुई, देयर आर नो इंटरमोलेक्युलर फोर्सेस। अच्छा जी, चौथी वाली ये थी कि देयर इज always a large number of particles for statistical approximations to apply, ठीक है। जब भी आप मीन स्क्वायर स्पीड कह देते हैं, ये सच्ची में हकीकत में मीन है, वरना तो हर पार्टिकल की अलग अलग है, ठीक है जी। तो क्योंकि इतने पार्टिकल्स हैं तो हम ये स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशंस लगा सकते हैं।
ठीक है जी। या अब जो S2 पढ़ चुके हैं उन्होंने पढ़ लिया होगा जो सेंट्रल लिमिट थ्योरम है, उसमें अगर n बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो फिर हर चीज नॉर्मल कर्व भी बन जाती है। तो वही स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन, जब n बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है 6.02 इन 23 पार्टिकल्स, एक मोल भी रखोगे बहुत पार्टिकल आ गए, तो वो इतना बड़ा हो गया, उसमें स्टैटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन आराम से चल जाती है, उसमें कुछ फर्क नहीं, फिक्र करने की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, पांचवी चीज जो है वो क्या है? पांचवी चीज ये है कि जो कोलिजन्स होती हैं आर इंस्टेंटेनियस। याद है जो जो आप वेलोसिटी डिराइव करते हुए जो निकाल रहे होते थे, वेलोसिटी क्या है? जो डिस्टेंस, जो टाइम डिराइव करते थे हम बिटवीन सक्सेसिव कोलिजन, एक दीवार से लगने के आके वापस आके लगी, तो हम ये डिस्टेंस नहीं लेते थे, हम ये टाइम नहीं लेते थे जो एक कोलिजन में हुआ। वी डिडंट टेक द टाइम, जो कोलाइड हुआ उतनी कांटेक्ट टाइम कितना था, हम लेते थे वो लगा, वापस घूम के वापस आ गया। तो हम कहते थे कि ये जो घूम के भी जो वापस आया वो भी इतना इंस्टेंटेनियस था कि दोनों बराबर शराबर ही थे, तो हमने इसलिए वो ले लिया। तो दीज आर योर 5 assumptions फॉर द काइनेटिक थ्योरी। 5 कौन सी हैं? ये 1 2 3 4 5, ठीक है। पार्टिकल और रैंडम मोशन और परफेक्ट हार्ड स्फेयर्स वाली, और जो पार्टिकल्स आर रिजिड और ये सब चीजें, तो वो मतलब वो काइनेटिक थ्योरी में ही आ जाता है, वो सब भी सॉलिड में लिक्विड गैसेस के लिए सबके लिए ही ट्रू होता है। ये 5 बाकायदा जो है आर वेरी स्पेसिफिक फॉर द गैसेस। अच्छा, a molecule of an ideal gas has mass m and is contained in a cubic box of side length L. The molecule is moving with velocity u towards the face of the box that is shown in figure 3.1. हमने एक क्वेश्चन पहले भी किया है थोड़े दिन पहले, आई बिलीव। मॉलिक्यूल है u जा रहा है, लेंथ l ये है, इधर से जाके कोलाइड करेगा, आगे कहानी होगी। The molecule collides elastically with the shaded face and the face opposite to it alternately. Deduce expressions in terms of m, u and l for the magnitude of the change in momentum of the molecule on colliding with a face. तो how do I work out इसका change in momentum जब ये आके लगता है स्पेस पे? या मुझे सिर्फ वैल्यू दे दें, what the value is going to be, not minus 2u, उसमें मास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपका आइडिया बिल्कुल ठीक है। द चेंज इन मोमेंटम विल बी वर्कड आउट थ्रू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फॉर दैट यू नीड टू स्टेट वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव, क्योंकि आप मोमेंटम की कैलकुलेशन कर रहे हो। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है, तो अगर मास m जाके u की स्पीड से लगा है, तो इलास्टिक कोलिजन ये बोलती है कि यही मास m फिर अब ऑपोजिट डायरेक्शन में u से ही निकलेगा, ठीक है जी। सो ये हो गया, यानी फाइनल मोमेंटम क्या है? ऑपोजिट टू आर कन्वेंशन, सो इट इज माइनस एम यू, ठीक है। माइनस फॉर्मूला का पार्ट है। इनिशियल मोमेंटम क्या था? कन्वेंशन के साथ था, तो एम यू जाएगा ये, सो ये आ गया माइनस 2 एम यू। लेकिन उन्होंने सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है, तो लेट्स फॉरगेट अबाउट द डायरेक्शन वाला पार्ट इन आवर वेक्टर। अच्छा, द टाइम बिटवीन कंसेक्यूटिव कोलिजन्स ऑफ द मॉलिक्यूल विद द शेडेड फेस। तो ये टाइम कैसे निकालूंगा? जो यहां पे लगा, घूम के वापस आके लगा, तो ये टाइम कैसे आएगा? गिवन दैट दिस इज अ क्यूब, दिस इज अ क्यूब जिसमें कंटेन्ड है ये। नो आइडियाज। अच्छा, तो जो 2l अपॉन यू, वेरी गुड साहिर। सो ये जो है ऑब्वियसली अगर क्यूब है तो ये भी लेंथ l होगी, ठीक है। अगर ये आके लगा तो फिर ये क्या करेगा? ये लेंथ l उधर तक जाएगा, फिर लेंथ l वापस आएगा, तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2l हो जाएगा। स्पीड क्या है इसकी? u है, जिसपे ये सारा काम कर रहा है। तो इफ आई वांट टू वर्क आउट द टाइम फॉर अ कांस्टेंट स्पीड, तो इट इज वर्कड आउट थ्रू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस हमारा 2l, वेलोसिटी हमारी u, सो ये आ गया 2l अपॉन u। मूविंग ऑन, फिर क्या है? द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड बाय द मॉलिक्यूल ऑन द शेडेड फेस। फोर्स कैसे निकालते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द फोर्स गिवन ये सारी वर्किंग जो हम करके आ चुके हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो फोर्स क्या था? फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो इस बात का मतलब क्या हुआ? इस बात का मतलब ये हुआ कि रेट ऑफ चेंज मोमेंटम यानी मोमेंटम का चेंज तो 2mu था, इसका चेंज जो था वो 2l अपॉन यू था, ठीक है। 2l अपॉन यू। अगर हम इसको करें, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाए, इस u के साथ क्या होगा? ये u ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा mu² अपॉन l, ठीक है। आई बिलीव ये आ रहा है, सो लेट्स राइट दिस डाउन, दिस बिकम्स mu² डिवाइड बाय l। पार्ट्स में सारी डेरिवेशन करवा ली, यस ये डेरिवेशन आ सकती है। द प्रेशर, ऑल्दो ये बहुत रिसेंटली सवाल आया है, तो आई डोंट बिलीव ये दोबारा से देंगे, बट डेरिवेशन के कुछ कुछ स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। द प्रेशर ऑन द शेडेड फेस इफ द फोर्स इन 3 इज एक्सर्टेड ओवर द होल एरिया ऑफ द फेस। तो प्रेशर कैसे निकालेंगे अगर पूरे एरिया पे लग रहा था ये? प्रेशर का फॉर्मूला क्या था? फ्रॉम दी फोर्स अगर हमें निकालना हो, फोर्स अपॉन एरिया, वेरी गुड। सो प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आई है mu² अपॉन l डिवाइडेड बाय द एरिया, यानी इनटू 1 अपॉन एरिया क्या है?
लेंथ और लेंथ है ना, क्यूब है ना, तो एल स्क्वायर हो जाएगा. सो दिस बिकम्स mu स्क्वायर इन अपॉन एल क्यूब. ये हो गया हमारा यहां तक कहानी. ठीक है. When the model described is extended to three dimensions and to a gas containing n molecules, each of mass m, traveling with mean square speed, it can be shown that PV equals to 1/3 nmc square. They let you off over here. पूरी डेरिवेशन करवा ली, ये मुश्किल वाली चीज छोड़वा दे. ठीक है जी. तो ये भी मतलब डू हैव अ लुक ऑन द डेरिवेशन. ये कैसे होता था इसके आगे, ये ऐसे होता था आगे कि आप क्या कहते थे कि अगर ये सी एक्स है तो एक होगी सी वाई, एक होगी सी जेड, तीनों बराबर होंगी बिकॉज हम स्टेटिस्टिकल अप्रोक्सीमेशन अप्लाई कर सकते हैं. तो सी एक्स इक्वल टू सी वाई इक्वल टू सी जेड. अगर मैं मीन स्क्वायर स्पीड निकालने जाऊं तो मीन स्क्वायर स्पीड फिर क्या निकलती थी, मीन स्क्वायर स्पीड कैसे निकलती थी, सी अगर मुझे निकालना है तो सी स्क्वायर क्या है, वो था सी एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर. राइट. हमने क्या कहा, हमने कहा सी एक्स सी वाई सी एस जेड सब बराबर है, तो सी स्क्वायर इक्वल टू सी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी एक्स. ठीक है, तीनों पे स्क्वायर. एंड देन ये हो गया सी स्क्वायर इक्वल्स टू 3cx, राइट, 3cx स्क्वायर. एंड देन अगर मैं इसका अंडर रूट ले लेता था, ठीक है, बल्कि ऐसा करते हैं हम सी एक्स को सब डालते हैं, तो सी एक्स इक्वल्स टू सी स्क्वायर ओवर 3. ठीक है. एंड देन सॉरी सी एक्स स्क्वायर, एंड देन यू यूज टू टेक द अंडर रूट, यू यूज टू टेक द अंडर रूट. तो अंडर रूट लेने के बाद आपके पास ये कहानी आती थी कि दिस बिकेम द मीन स्क्वायर स्पीड अपॉन, नहीं रुको, ठीक है इधर ही काफी है. ठीक है, हमें और जरूरत ही नहीं और करने की. अच्छा ये कर लिया. ये आ गया कि क्या आ गया, ये आ गया सी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू सी स्क्वेयर अपॉन 3. राइट, ये आ गया. ये u आ गया, u क्या था, ये रहा. तो u स्क्वायर में पूरा पूरा उठा के ये रखते थे, आ जाएगा फिर आपके पास जो भी चाहिए. ठीक है जी. और वो प्रेशर भी आ जाएगा, वॉल्यूम भी खुद ही आ जाएगा, वॉल्यूम आ गया एल क्यूब. ठीक है. अभी देखो ना क्या आ गया, प्रेशर इक्वल्स टू एम यू स्क्वायर अपॉन एल क्यूब. एल क्यूब वॉल्यूम ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, पीवी बन गया एम यू स्क्वायर. ठीक है, यू स्क्वायर के अंदर वो डाल दो जो सी एक्स है, सी एक्स वही स्पीड जो हम ये कह रहे थे ना, यही स्पीड. राइट, सो वो यू स्क्वायर जो है वो ये है. सो इट बिकम्स पीवी इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर ओवर 3. ठीक है जी. और अब extending from not only one particle but n number of particles, तो ये became pv equals to 1/3 n m c squared. ऐसे बना होगा. इतना हमने कर लिया. उसके बाद क्या कह रहे हैं, when the model described in B is extended to 3 dimensions and to a gas containing n molecules each of, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया था ना, sorry, where P is the pressure of the gas and V is the volume of the gas. Use this expression together with the equation of state of an ideal gas to show that the average translational kinetic energy of a molecule of an ideal gas is given by Ek equals to 3/2 kT, where T is the thermodynamic temperature of the gas and K is the Boltzmann constant. तो ये जो डेरिवेशन आती थी कैसे आती थी, बाय इक्वेटिंग. हमें पता है भाई पीवी क्या है, वो है 1/3 एन एम सी स्क्वायर, हमें ये पता है, ये है. ठीक है. और जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, वो है, ओ सॉरी काइनेटिक एनर्जी बोल रहा हूँ, एक और इक्वेशन है हमारे पास, वो थी एन के टी. ठीक है. सो इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, यानी 1/3 एन एम सी स्क्वायर को इक्वेट कर देते हैं एन के टी के साथ. सो एन और एन कैंसिल हो जाते हैं, और फिर बड़ा टेम्पटिंग ये चीज बनती है, अगर मैं 3 ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं तो m और ये बन गया सी स्क्वायर, दैट विल इक्वल्स टू 3kT. ठीक है. वेरी टेम्पटिंग, एम सी स्क्वायर हाफ मल्टीप्लाई कर दूंगा, काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी, तो मैं हाफ इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सिमिलरली इधर भी हाफ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो व्हाट डू वी सी, ये चीज जो है वो बन गई काइनेटिक एनर्जी. So therefore the kinetic energy of one molecule, ठीक है, n इसमें से हट चुका है, so 3/2 kT. This is for one molecule, strictly speaking. ठीक है. अच्छा उसके बाद आ जाओ, the mass of a hydrogen molecule is this much. Use the expression for Ek in C to determine the root mean square speed of a molecule of hydrogen gas at 25 डिग्री सेल्सियस. अच्छा मास बताया हुआ है, बोला हुआ है ईके की जो एक्सप्रेशन हमने आपको दी है उसको इस्तेमाल करते हुए रूट मीन स्क्वायर स्पीड निकाल लो, निकाल लेते, कोई मसले की बात नहीं है. सही है. सो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला ईके जो है वो 3/2 kT है. सो ईके इक्वल्स टू 3/2 kT. ठीक है. मुझे किसी तरह मास भी लाना है, तो आई एम गोइंग टू जस्ट एक्सपैंड ईके, मैं इसको हाफ एम सी स्क्वायर ही लिख रहा हूँ. ठीक है. मैं इसको खोल के क्या लिख रहा हूँ, मैं इसको हाफ m और c स्क्वायर लिख रहा हूं, और मुझे मीन स्क्वायर स्पीड भी लेके आनी थी, तो वो मीन स्क्वायर स्पीड भी यहाँ पे आ गई. ठीक है जी. अच्छा अब प्लग इन कर लेते हैं सारी चीजें, तो हाफ, अच्छा और मैं सिर्फ
एक ही हाइड्रोजन पे काम कर रहा हूँ, तो मैं इसलिए n इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ना, मैं उधर n मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मैं एक ही पे काम कर रहा हूँ। तो हाफ m जो है वो 3.34 इंटू 10⁻27 kg, c स्क्वायर वो निकाल लेंगे हम, वो जो भी आ रहा है, और 3/2, अच्छा ये उन्होंने बोला है रूट मीन स्क्वायर निकालने, यानी सी स्क्वायर निकालने के बाद इसको अंडर रूट भी करना पड़ेगा, ठीक है जी, जब आएगा मीन स्क्वायर स्पीड। सो 1.38 इंटू 10⁻23 एंड 25 डिग्री सेल्सियस है, 25 इसको केल्विन में कन्वर्ट कर लेते हैं 0.15। सो व्हाट आर वी गेटिंग एज आर मीन स्क्वायर स्पीड, निकाल लो और फिर उसको स्क्वायर रूट करके आरएमएस स्पीड भी निकाल लेते हैं। अच्छा सबसे पहले तो ये कर लेते हैं, यहाँ से हाफ और यहाँ से हाफ ही कैंसिल हो गया, तो आई एम गेटिंग 1922.4 एज दी आरएमएस स्पीड, ठीक है जी। एंड देन इसको लिखेंगे कैसे, हमें आई बिलीव टू सिग्निफिकेंट डीवी डेटा सेट, थ्री सिग्निफिकेंट डीवी है, सो सॉरी ये टू सिग्निफिकेंट डीवी थी, तो वील कोड दिस टू टू सिग्निफिकेंट 1.9 इंटू 10⁻3, 1 2 3, ठीक है जी, ये आ गया हमारा ये सही, यही आ रहा आंसर। एनी मिस्टेक्स, हैव आई डन एनी मिस्टेक्स, नो आई एम नॉट डन एनी, यही आ रहा आंसर, ठीक है। आ जाओ अब इधर, दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन, इसमें एक चीज बस पढ़ानी, वैसे तो काफी आसान सवाल, इतना मुश्किल नहीं है। अ ट्रॉली ऑन अ स्मूथ सरफेस इज अटैच्ड बाय स्प्रिंग्स टू फिक्स्ड डॉक्स एज शोन इन फिगर 4.1, तो ट्रॉली को इस स्प्रिंग से कर दिया अटैच, अब ये ट्रॉली को एक साइड डिस्प्लेस करोगे तो ट्रॉली ढक 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 सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रही होगी। The trolley oscillates horizontally about its equilibrium position with an amplitude of 12 centimeter. Figure 4.2 shows the variation of the acceleration A of the trolley with displacement x from its equilibrium position. Friction between the trolley and the surface can be assumed to be negligible. ये आ गया हमारा acceleration और displacement का graph. Describe the features of the line in figure 4.2 that demonstrate that the motion of the trolley is simple harmonic. तो इसमें ऐसी कौन सी फीचर्स हैं जो बता रही हैं कि मोशन जो है वो सिंपल हार्मोनिक है। नेगेटिव ग्रेडियंट पासिंग थ्रू द ओरिजिन, वेरी गुड, लाइन पासिंग फ्रॉम द ओरिजिन, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन with a negative gradient, ठीक है। I am not quoting any of the conditions for the simple harmonic motion, वो क्यों, क्योंकि बिकॉज उन्होंने बोला फीचर्स बताओ, हमें सिर्फ फीचर्स की बात करनी है, जो लाइन की फीचर्स है, तो यस ठीक है। तो मन्ना ने भी सही बात वाली, कांस्टेंट ग्रेडियंट है, कांस्टेंट ग्रेडियंट स्ट्रेट लाइन लिखोगे, वो वहां पे आ गई एक बात, ठीक है। दूसरी बात क्या गई, पासिंग थ्रू दी ओरिजिन, तो कोई इंटरसेप्ट नहीं है, यानी एक्सेलरेशन हकीकत में एक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली है, ठीक है। कांस्टेंट का मतलब ओमेगा सच्ची में कांस्टेंट ही है, तो उसको हटा देते, प्रोपोर्शनलिटी का साइन लेके आते, तो अगेन एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट वाली चीज आ गई। और नेगेटिव ग्रेडियंट क्या दिखा रहा है, नेगेटिव ग्रेडियंट दिखा रहा है ऑपोजिटली रिलेटेड, ठीक है। तो ये तीन चीजें ये लेके आनी है हमने। अच्छा अब आ जाओ इधर, यूज फिगर 4.2 टू डिटरमाइन द टाइम पीरियड टी एंड मैक्स ए एंड एक्स इज सेम, हाँ ठीक है, ये भी लिख सकते हैं, आई एम गोइंग टू अप्रिशिएट दिस पॉइंट एज वेल। द max acceleration and amplitude is same, ठीक है जी। या ये लिख लो कि लाइन डज नॉट कर्व, ठीक है जी, तो यू कैन ऑल्सो राइट दैट, ठीक है। बहरहाल आई फील लाइक हमने सब कुछ ऊपर लिख दिया, तो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड दैट। अगर मैं लिखूं लाइन इज नॉट लाइन डज नॉट कर्वी, तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, तो फिर कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, use figure 4.2 to determine the time period t of the oscillations of the trolley. How do I work out के इसकी oscillation, इसका time period t कैसे निकालूंगा using this graph? माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स, टी वाली डेरिवेशन, टी वाली डेरिवेशन कौन सी डेरिवेशन भाई, m is omega square, yes very good। so basically हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन जो है वो माइनस ओमेगा स्क्वायर x होता है। so this is plot on the y axis, this is the gradient, this is the x axis, so minus omega square is the gradient, ठीक है। but the good thing is since this is a line that is passing straight through the origin, इसमें gradient और ratio बराबर हो जाते हैं, तो I can also use by just selecting a point, मैं उससे भी कर सकता हूँ कैलकुलेशन, मेरे पास ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। मैं यही कर रहा हूं, मैं जो हूं वो एक पॉइंट से कर रहा हूं, लेकिन अगर कोई ग्रेडियंट से करे तो वो भी गलत बात नहीं होगी, ज्यादा अच्छा तरीका ग्रेडियंट से ही होगा, लेकिन अंडरस्टैंडिंग द फैक्ट ओरिजिन से पास कर रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूं, ठीक है जी। अच्छा, सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन क्या आ रही है 0.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, माइनस ओमेगा स्क्वायर, अच्छा इसको खोल देते हैं 2 पाई ओवर टी होल स्क्वायर लिख लेते हैं,
और x क्या है, x जो है वो है -12 और सेंटीमीटर्स में। सो आई एम गोइंग टू पुट दिस इन -12 इंटू 10⁻²। ठीक है, ये माइनस और माइनस कैंसिल कर देते हैं एंड लेट्स डू वन थिंग। t square will equals to 4 pi square into 12 into 10⁻² divided by 0.8, and then let's just square root both sides to get our final answer for t. क्या आ रहा है फाइनल आंसर फॉर t? 2.43। ठीक है जी। एंड देन एक चीज बस हम देख लेते हैं, this is 0.42444648, तो आई बिलीव आई कैन रीड दिस एक्सिस टू 2 सिग्निफिकेंट। ठीक है जी, तो 2 सिग्निफिकेंट इसको रीड ऑफ कर सकते हैं, 2 सिग्निफिकेंट इधर भी आंसर लिखूंगा, 2.4 लिख रहा हूं बस। ठीक है जी, और कुछ नहीं कर रहा। अच्छा, उसके बाद आ जाओ ऑन, ये अच्छा सवाल है। ठीक है, इसका सेकंड वाला बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों से नहीं होगा। ऑन द लाइन ऑफ द ग्राफ ऑफ फिगर 4.2 label with the letter P one point where the kinetic energy of the trolley is 0. I expect everyone to be able to solve this कि एक पॉइंट P मार्क ऐसा करना है जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 है। तो ऑन दिस ग्राफ वेयर डू यू थिंक द काइनेटिक एनर्जी विल बी 0? कोई भी एक ऐसा पॉइंट जहां पे काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। सो मनहा बता रही है कि हमारे मैक्स एम्पलीट्यूड पे। ठीक है, याद करो पेंडुलम वाली कहानी, आई एक्सप्लेन्ड यू पेंडुलम के थ्रू ही फर्स्ट स्लाइड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, यू कैन गो एंड चेक दैट आउट। कि क्या होता है कि पेंडुलम के बिल्कुल बीच में जब आपका x इक्वल्स टू 0 होता है, आपकी एक्सेलरेशन भी 0 होती है, आपका v0 मैक्स होता है। यहाँ पे आपके पास सारी की सारी जो है वो वेलोसिटी होगी। ठीक है, इधर जहां पे x नॉट होता है वहां पे a भी नॉट होता है, यानी दोनों मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है। पेंडुलम थोड़ा देर के लिए मोमेंटली रेस्ट पे आता है। इधर क्या होता है, इधर भी x नॉट है, एक्सेलरेशन a नॉट है, वेलोसिटी लेकिन इधर 0 है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी 0 होती है और 0 एम्पलीट्यूड पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। दिस इज द थिंग अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो अगर ये बात है तो इसका मतलब x नॉट। नाउ यू कैन मार्क p ओवर हियर एज वेल, यहाँ पे भी मार्क कर सकते हो या आप यहाँ पे भी मार्क करना चाहो तो वो कोई बात नहीं है। कोई भी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, कोई भी मैक्सिमम एक्सेलरेशन आपने उठा के उस पॉइंट पे मार्क कर देना। ठीक है जी। अच्छा, फिर ये वाला अच्छा सवाल है। ऑन द लाइन ऑफ द ग्राफ ऑफ फिगर 4.2 label with the letter Q an approximate position of one point where the kinetic energy of the trolley is equal to the potential energy stored in the springs. तो एनी वन पॉइंट जहां पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों बराबर हो जाते हैं, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। सो एनी आइडियाज, एनी गेसेस के वो पॉइंट होगा कहां जहां काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल, अगर काइनेटिक एनर्जी 2 जूल है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 2 जूल आ रही है। एनी आइडियाज वो कहां पे होगा? एंड देन आई विल शो यू द एग्जैक्ट प्रूफ भी। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चन जो है वो फास्ट एक्टिविजन वर्कशीट में। अच्छा, आजेन ओरिजिन पे क्या है, ओरिजिन पे एम्पलीट्यूड 0 है, यानी काइंडली 0। ठीक है, हाँ, तो ओरिजिन पे तो क्या है, 0 है ना, एम्पलीट्यूड 0 है, यानी वी नॉट है, यानी इधर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी 0 है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इधर होगी, पोटेंशियल इधर 0 होगा, तो ओरिजिन वाला पॉइंट नहीं हो सकता। अच्छा, हाफ वे बिटवीन मीन एंड मैक्स लेस देन मैक्स एम्पलीट्यूड। अच्छा वजीहा, लेस देन मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, तो यहाँ तो कहीं भी मार्क कर सकते हो लेस देन मैक्स एम्पलीट्यूड। तो एनी मोर अप्रोक्सीमेशन दैट यू वुड लाइक टू गिव मी? और मना कह रही है हाफ वे बिटवीन मीन एंड मैक्स, तो मना कह रही है कि बिल्कुल आधे में, यानी अगर ये 12 है तो सपोज करो 6 पे, यहाँ पे अगर मैं ये पॉइंट बना दूं तो ये होना चाहिए। ठीक है, वजीहा सेज लिटिल लेस देन द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड एंड आई वुड वेरी वेरी अप्रिशिएट वजीहा का आंसर। हम वजीहा के आंसर के साथ जाएंगे, और वो क्यों जाएंगे उसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, वो कैसे होगा। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर कहां होंगी, हमेशा एक ही डिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये याद करने की जरूरत नहीं है, यू कैन वर्क दिस आउट, और अप्रोक्सीमेटली भी थोड़ा अपने दिमाग में रख सकते हो क्या होगी क्या नहीं होगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, वो हम यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकाल सकते हैं, वो ये दिया हुआ काइनेटिक एनर्जी v दिया हुआ है प्लस माइनस ओमेगा एक्स नॉट रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, v स्क्वायर अगर मैं बोलूं तो वो हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर। ठीक है जी, स्क्वायर कर दो पूरी इक्वेशन को, और ये हो जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, अब अगर मैं इसमें हाफ एम मल्टीप्लाई कर दूं तो हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो आई एम मल्टीप्लाइंग हाफ एम वी स्क्वायर ऑन हाफ एम ऑन दिस साइड, तो उधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है जी। ये क्या आ गई है, ये आ गई है काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। ठीक है, तो किसी को अगर ये डर हो कि हमें याद करनी पड़ेगी, याद नहीं करनी पड़ेगी, मैं पहले बताया था, कैन ड्राइव इट फ्रॉम अवेयर। काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन क्या आ गई, ये आ गई हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। अब याद करो इसमें से और दो तीन बातें अगर हम देख लें, दिस इज गोइंग टू बी द टोटल एनर्जी, दिस इज द टोटल एनर्जी, राइट। हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर तो हमें याद भी होगा, दिस इज द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी में से क्या सब्ट्रैक्ट करता हूं तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। टोटल एनर्जी में से जब पोटेंशियल एनर्जी सब्ट्रैक्ट करूंगा तभी तो आएगी काइनेटिक, राइट। टोटल एनर्जी है, उसमें तो कुछ हिस्सा पोटेंशियल कुछ हिस्सा काइनेटिक। टोटल में से पोटेंशियल निकाल दोगे काइनेटिक आ जाएगी, टोटल में से काइनेटिक निकाल दोगे पोटेंशियल आ जाएगी। ठीक है, सो दिस इज दिस फॉर्मूला। अब हमें ये सारी बातें क्लियर हो गई। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये पूरा है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये है। उन्होंने क्या बोला है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाए। यानी इस बात का मतलब ये हुआ कि काइनेटिक एनर्जी जो ये पूरी चीज है, यानी हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी पूरी विल बी इक्वल्स टू द पोटेंशियल एनर्जी जो सिर्फ ये है, तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। इसको जो है वो उधर भेज देते हैं। सो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट स्क्वायर विल इक्वल्स टू हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा, तो एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। एम एम कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, एक्स क्या आएगा, एक्स आएगा, रूट लेना पड़ेगा, दोनों साइड्स पे रूट ले लेते हैं। तो इफ यू टेक द रूट तो ये आएगा रूट ऑफ 1/2 x naught. And if you approximately work out what is root of 1/2, so I believe that works out to be 0.707 x naught. यानी जब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बराबर होते हैं, वो पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट होता है तकरीबन 0.707 ऑफ एक्स नॉट। ठीक है जी, यानी जो वजीहा ने बोला एक्स नॉट से कम, एक्स नॉट से थोड़ा सा कम, हाफ वे नहीं, एक्स नॉट से थोड़ा सा कम, तकरीबन 0.7 पे। ठीक है जी, तो वजीहा है अप्रोक्सीमेट बोला था, अप्रोक्सीमेशन ने उसने अलाउ किया, अप्रोक्सीमेट भी लगाते थे तो ठीक था। ठीक है, बट अगर कोई बिल्कुल सही तरीके से करवाया करके आया तो ये है तरीका। तो अप्रोक्सीमेट अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट करके आ जाए तो 12 is the amplitude, so 0.707 into 12 that means 8.484 यानी 8.5, ये हो गया 2.5 पे, एक तो 2.5 पे, यानी ये रहा मेरा क्यू। या तो यहाँ क्यू मार्क कर दो, यहाँ वहां पे 8.25 पे वहां पे मार्क कर दो। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? ठीक है, तो बाकी ठीक है, मेरे पास तो ये, आई एम नॉट गोइंग टू गो फॉर द ग्राफिकल वाला। ठीक है, एनी प्रॉब्लम्स इन दिस थिंग? छोटे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहे हैं या पता नहीं, इतने ही बच्चे टू स्टार्ट ऑफ विद। आज अब आगे चलते हैं। ईमन आई थी, ईमन चली गई आई गेस, है ना? ईमन चली गई, अच्छा। दिस इज नॉट इन कोर्स, गुड थिंग। तो होपफुली विल बी गेटिंग डन विद पेपर जल्दी इंशाल्लाह। डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? इट इज द वर्क डन per unit positive charge in bringing that charge from infinity to a point within an electric field. अच्छा, अब आ जाओ इधर। An isolated conducting sphere in a vacuum has radius r and is initially uncharged. It is then charged by friction so that it carries a final charge q. This charge can be considered to be acting at the center of the sphere. By considering the electric potential at its surface, show that the capacitance C of the sphere is given by C equals to 4 pi E naught R, where E naught is the permittivity of free space. तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग ऑफ विद एनीथिंग कैपेसिटेंस दिखानी है, कोई फॉर्मूला जिससे हम कैपेसिटेंस को दिखा सकें इसमें। Q अपॉन V, यस। सो कैपेसिटेंस जो है वो है Q अपॉन V। कैपेसिटेंस इज चार्ज अपॉन वोल्टेज। अच्छा, अगर कैपेसिटेंस चार्ज अपॉन वोल्टेज है, चार्ज कितना बता रहे हैं वो बोल रहे हैं फाइनल चार्ज Q है, तो हम जो है वो बिला झिझक क्या बोल देते हैं, हम बिला झिझक ये बोल देते हैं कि भाई Q ही है इसका फाइनल चार्ज। ठीक है जी। अच्छा, V क्या है? V इज द पोटेंशियल ऑन द स्फीयर। तो अब वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज
दिस इज ओनली गोइंग टू वर्क फॉर दिस। ऐसा कभी नहीं होगा आप 4 पाई ई नॉट आर और किसी चीज के लिए नहीं बोलोगे, और किसी चीज के लिए नहीं बोलोगे, क्यों? बिकॉज कोई और चीज पॉइंट चार्ज नहीं हो सकती और स्फेयर नहीं होती, ठीक है? एज लॉन्ग एज इट्स अ पॉइंट चार्ज एंड इट्स अ स्फेयर, ठीक है जी, उस केस में फिर के क्यू ओवर आर फॉर्मूला लगता है पोटेंशियल का, वरना पोटेंशियल का फॉर्मूला वो नहीं है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज। तो अगर कोई एग्जामिनर कभी आपको डेरिवेशन करवा के पूछ ले कि भाई ये बताओ कि ये जो अजम्पशन लिया आपने क्या ली है, तो यू नीड टू स्टेट अजम्पशन कि हम पॉइंट चार्ज अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट चार्ज का ही पोटेंशियल फॉर्मूला के क्यू ओवर आर है और किसी चीज का फॉर्मूला के क्यू ओवर आर नहीं है, ठीक है? तो अब मैं इधर नीचे डाल रहा हूं के क्यू ओवर आर, सो के क्यू ओवर आर, एंड देन वी कैन सी Q और Q कैंसिल, और ये क्या बन जाता है? ये बन जाता है R ओवर K। K क्या था? 1/4 पाई ई नॉट, तो R/1/4 पाई ई नॉट, और ये फिर वापस से ऊपर आ जाएगा, सो ये बन जाएगा कैपेसिटेंस इक्वल्स टू 4 पाई ई नॉट आर, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट रियलाइज वो पोटेंशियल वाली स्टेटमेंट कि ये सिर्फ इसलिए चला है क्योंकि पॉइंट चार्ज था। अच्छा, द डोम ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर इज अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस दिस मच. It is initially charged so that the electric potential at the surface is this much. A smaller isolated sphere of radius 5.2 centimeter, initially uncharged, is brought near to the dome. Sparking causes a current between the two spheres until they reach the same potential. ठीक है जी? Assume that any charge on a sphere may be considered to act as a point charge at its center. तो मतलब दोनों spheres assume करना है point charge. Calculate the charge that is transferred between the two spheres, ये निकालना है। अच्छा, नाउ रीडिंग अगेन, द डोम ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक ब्ला ब्ला ब्ला, एक स्फेरिकल कंडक्टर है जिसका रेडियस 13 सेंटीमीटर है। इनिशियली ये चार्ज था, कितने पे चार्ज था वो हमें नहीं पता, सो दैट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सरफेस इज 4.5 किलोवाट्स, ठीक है? फिर ये कोई और सा रेडियस का सर्कल लेके आते हैं, स्फेयर लेके आते हैं, उसको करीब लेके आते हैं, तो होता क्या है? होता ये है कि दोनों के बीच में स्पार्किंग होती है। एंड रिजल्ट क्या होता है? एंड रिजल्ट ये होता है कि दोनों का सेम पोटेंशियल हो जाता है, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया, यानी जो V1 है दैट बिकम्स इक्वल टू V2, अज्यूमिंग वन बॉडी इज 1, द अदर बॉडी इज 2। अच्छा, नाउ V1, हाउ डू आई कैलकुलेट द V1 ऑन दिस स्फीयर? वो कैसे आएगा? क्योंकि बिकॉज दिस इज अ पॉइंट चार्ज, तो दिस विल बिकम KQ ओवर R, सो दिस बिकम्स KQ ओवर R। वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कुछ चीजें इसमें। K कांस्टेंट है, उसको डिफरेंशिएट करने की जरूरत नहीं है। Q जो है वो हमें नहीं पता, और जो इस पे होगा इनिशियल जो था यही सारा टोटल चार्ज था, सो आई एम गोइंग टू से दिस इज द, या Q1 बोल लेते हैं। आई अंडरस्टैंड द फैक्ट कि इसी पे ही सारा चार्ज था, तो यही सारा चार्ज है जो इस पूरे सिस्टम में था, Q1 हो गया। और रेडियस भी इसका दिया हुआ, ये 13 सेंटीमीटर, ये R1 लिख लिया। दूसरा वाला क्या है? वो होगा कोई K, देन सम चार्ज Q2 इस पे आया होगा, ठीक है? एंड देन ये है इसका कुछ ना कुछ R2, ठीक है? अच्छा ठीक है। अच्छा, नाउ K एंड K कैंसिल, एंड देन थोड़ा सा साइड में कर रहा हूं मैं वर्किंग को, एंड जो है लेट्स डू दिस। अच्छा, क्या आ रहा है? Q1, आई डोंट नो व्हाट्स Q1, मेरे पास Q1, अच्छा अच्छा, ये था इनिशियल वोल्टेज, ठीक है? दिस वाज द इनिशियल वोल्टेज। अब जो इक्वल हुआ होगा वोल्टेज वो हमें नहीं पता, ठीक है? आई डोंट नो व्हाट्स दैट वोल्टेज। एक काम ये करते हैं, जैसे मना बोल रही है कि यूजिंग दिस वोल्टेज and using the fact that we can calculate the capacitance of this sphere, मैं फिर चार्ज अपॉन वोल्टेज वाला फॉर्मूला, कैपेसिटेंस इक्वल टू चार्ज अपॉन वोल्टेज वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके आई कैन वर्क आउट व्हाट्स द इनिशियल चार्ज ऑन दिस, मैं वो वर्कआउट कर सकता हूँ, ठीक है? सो एक काम करते हैं, इस वर्किंग को थोड़ा सा साइड में करते हैं, पहले ये निकाल लेते हैं इस पे इनिशियली चार्ज क्या था। नाउ वी नो कैपेसिटेंस कैसे दी जाएगी स्फीयर की? वो दी जाएगी थ्रू 4 पाई ई नॉट आर, सो 4 पाई ई नॉट क्या है? ई नॉट क्या था? E naught is 8.85 into 10 to the power minus 12. 8.85 into 10 to the power minus 12. So 8.85 into 10 to the power minus 12. And then R, which is 13 centimeters. So 13 into 10 to the power minus 2. ठीक है? ये आ रही है मेरी कैपेसिटेंस। अब अगर मुझे ये निकालना है कि इस पर मैंने कितना वोल्ट, कितना चार्ज स्टोर किया था, तो चार्ज आएगा थ्रू कैपेसिटेंस इनटू वोल्टेज। So charge comes out to be 4 pi 8.85 into 10 to the power minus 12 and then 13 into 10 to the power minus 2. ठीक है? And then let's also multiply this by the voltage, which is 4.5 kilovolts. So 4.5 into 10 to the power 3.
अब बताओ कि व्हाट इज द चार्ज वर्किंग आउट टू बी 6.50 इंटू 10⁻⁻8। ठीक है जी, तो 6.50 इंटू 10⁻⁻8 ये आ गया हमारे पास इनिशियल चार्ज जो कूलम्स में था। अच्छा ना अगर ये कहानी हुई है V1 इक्वल्स टू V2 हो गया है बाद में, ठीक है जी, और हमने ये काट भी दिया है, तो अच्छा नाउ जो ये Q1 है ना, ठीक है जी, वट एवर दिस Q1 इज, ये अब वो है चार्ज जो रह गया है। ठीक है जी, दिस इज द चार्ज दैट हैज रिमेन्ड। तो बात क्या है समझने की, बात ये समझने की है कि अगर इनिशियल इतना था, ठीक है जी, बात ये समझो, इतना अगर इनिशियल था उसमें से कुछ हिस्सा इधर चला गया Q2, इधर रह कितना गया, ये रह गया 6.50 माइनस Q2। ठीक है जी, टोटल में से अगर Q2 निकाल दूंगा जो इधर जा चुका है, ये आ जाएगा Q1। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू यूज दैट 6.50 इंटू 10⁻⁸ माइनस Q2, that will upon R1 which is 13 into 10⁻⁻2, that will equals to Q2। Q2 ही है, I don't know, मैं Q2 ही निकालना चाह रहा हूँ, राइट, यही निकालना चाह रहा हूँ, कितना चार्ज ट्रांसफर हुआ है वही Q2 आया होगा उस पे, and then this divide by the radius of the other charge, that is 5.2 centimeters, so 5.2 into 10⁻⁻2। ठीक है, लेट्स स्टार्ट कैलकुलेटिंग, अपने लिए कन्वीनियंस करते हैं, थोड़ी सी मैथ्स आसान करते हैं, ये और ये कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, और फिर ये काम करते हैं। आ गया Q2 इतनी जल्दी, ओके, आई एम गोइंग टू डू वन मोर थिंग। 6.50 into 10⁻⁸ minus Q2 will equals to 13 Q2 upon 5.2। ठीक है जी, अब लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट Q2। ठीक है, ये उधर जाके प्लस होगा, तो बेसिकली 13 अपॉन 5.2 में +1, ये उधर जाके प्लस हो गया, ये कर लिया हमने, आ रहा है 7/2 Q2, सो 6.50 into 10⁻⁸ equals to 7/2 Q2। yes, 1.857 into 10⁻⁸। ठीक है, तो I'll write this down as 1.2 significant, so 1.9 into 10⁻⁸। या अच्छा, थोड़ी सी मैसी हो गई वर्किंग, आई एम गोइंग टू टेक दिस स्टेप ओवर हियर। अच्छी वेटेज नहीं दी हुई इसको सवाल की। अच्छा, कैंसिल दिस आउट, ये नहीं है हमारे पास, और ये भी नहीं है, और ये आ जाओ। टू लॉन्ग स्ट्रेट पैरेलल वायर्स P एंड Q कैरी करंट्स इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर एज शोन इन फिगर 8.1। ठीक है जी, तो ये है P और ये है Q, दोनों प्लेन के अंदर लेके जा रहे हैं। ठीक है, दे आर टेकिंग इनसाइड इनटू द पेज जा रहे हैं इनका करंट। The current in P is I and the current in Q is 2I. On figure 8.1, draw an arrow to show the direction of the magnetic field at wire Q due to the current in wire P. Label this arrow B. तो P की वजह से, P की वजह से Q पे कैसी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बनाऊं, P की वजह से Q पे कैसी बनाऊं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। सो वजीहा, ठीक है, ठीक है, माशाल्लाह से वजीहा जो है उन्होंने सही आंसर दिया है। सो सबसे पहले तो इनटू द प्लेन लेके जा रहा है, तो यूजिंग योर राइट हैंड थंब रूल, ग्रिप रूल वट था, याद भी नहीं कौन सा था, लेकिन जो भी था, राइट हैंड दोनों कैसे ही दिखते हैं। अच्छा, तो दिस इज इनटू द प्लेन, ठीक है, इनटू द प्लेन, तो इफ यू सी इनटू के अराउंड ये क्या बनेंगी, ये बनेंगी क्लॉकवाइज फैशन में। ठीक है, मेरा हाथ ही नहीं आ रहा, ये बनेंगी क्लॉकवाइज फैशन में। ठीक है जी, तो बेसिकली पी के अराउंड जो फील्ड्स हैं वो ऐसे क्लॉकवाइज जा रहे हैं, they're going as like this। अच्छा, now what are we concerned at with Q? We are concerned with such a field that is cutting Q। We are concerned with such a field that is cutting Q। ठीक है, तो कोई फील्ड ऐसी आ रही होगी जो Q में से गुजर रही होगी, कट कर रही होगी, तो अगर Q पे देखोगे, तो अगर इसी टेंजेंट बना के देखोगे तो वो ऐसे डाउनवर्ड्स पॉइंट कर रही होगी। ठीक है जी, अगर हम Q पे बनाने जाए, कोई फील्ड अगर कट कर रही है, तो वी सी इट विल बी गोइंग डाउनवर्ड्स ओवर देयर। सो इसको हटा देते हैं, और ये आ जाता है हमारे पास कि हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है दैट इज डाउनवर्ड्स। उन्होंने बोला है लेबल दिस एरो बी, तो हमने बी लेबल कर दिया है। ठीक है, फिर ऑन फिगर 8.1 ड्रॉ अनदर एरो टू शो द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर क्यू ड्यू टू द करंट इन वायर पी, लेबल दिस एरो एफ। तो जो फोर्स एक्ट कर रही होगी क्यू पे ड्यू टू द करंट इन वायर पी, जो मैग्नेटिक फील्ड आ गई है, जो करंट का डायरेक्शन आपको पता है और सारी चीज बताए, तो क्यू पे फोर्स कैसे एक्ट कर रही होगी,
वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स। क्यों? एक तो रिड्यूस कर सकते हो बिकॉज देयर आर पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स, दोनों सेम लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्शन होगी, तो लाजमी क्यू जो है वो पी की तरफ जा रहा होगा, ठीक है, और पी क्यू की तरफ आ रहा होगा। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल अप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या है? करंट इज इनटू द पेज, ठीक है, करंट 2I इज इनटू द पेज। मैग्नेटिक फील्ड कैसी है इसमें से? मैग्नेटिक फील्ड इसमें से डाउनवर्ड्स है, ठीक है जी। आउच, एक सेकंड, आई एम गोइंग टू टेक दिस ऑफ। तो ये है, ठीक है जी, करंट इनटू द पेज, करंट इज इनटू द, ठीक है, ये करंट की ये नजर आ रही है, ये रही मेरी करंट वाली, ये करंट आ रही है यूं आपकी तरफ। डाउनवर्ड्स हमारी मैग्नेटिक फील्ड, देखोगे फोर्स जो है वो उधर लेफ्ट की तरफ पॉइंट आउट कर रही है। सो देयरफॉर द फोर्स विल बी लाइक दिस, ठीक है। अच्छा, और लेबल दिस एरो एफ, ये आ गया हमारा एरो एफ। अच्छा, state with a reason how the magnitude of the force acting on wire P compares with the magnitude of the force acting on wire Q। तो मैग्नीट्यूड अगर हम Q का बोले, फोर्स उस पर क्या एक्ट कर रही है, तो P का उसके कंपैरिजन में क्या होगा मैग्नीट्यूड? सेम, और रीजन क्या लिखो? न्यूटन्स थर्ड लॉ, वेरी गुड। द मैग्नीट्यूड विल बी सेम एज स्टेटेड बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, बिकॉज इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है जी। मैग्नीट्यूड के बारे में बोला है तो इसलिए सिर्फ मैग्नीट्यूड का लिखा है सेम, ठीक है जी। स्टेट हाउ द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर बी कंपेयर्स विद द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन वायर क्यू। तो डायरेक्शन को क्या लिखो? ऑपोजिट, ऑब्वियसली। और ऑपोजिट क्यों? बिकॉज वंस अगेन ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ कहता है इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, तो ऑपोजिट, बस सही है। अच्छा, स्टेट व्हाट इज मेंट बाय द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या था? व्हेन लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, या when light of frequency above the threshold frequency of the target metal is incident on it, electrons are emitted from its surface, ठीक है जी। और वर्क फंक्शन एनर्जी क्या थी, ये भी मैं लिख रहा हूं, 1 मिनट रह गया, जब क्लास रीस्टार्ट हो जाए तो आप लोग आ जाइएगा वापस। वर्क फंक्शन एनर्जी थी द मिनिमम अमाउंट ऑफ इंसिडेंट फोटोन एनर्जी required to eject electrons from the surface of a metal। अच्छा, a polished calcium plate in a vacuum is investigated by illuminating the surface with light. It is found that no photoelectric current is produced when the frequency of light is less than this frequency given. State the name of the frequency below which no photoelectric current is produced। तो इस frequency का नाम क्या था? Threshold frequency, yes, so this is known as the threshold frequency। अच्छा, अब जो है क्या बोल रहे हैं कि एक्सप्लेन हाउ द फोटोन मॉडल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है अकाउंट्स फॉर दिस फिनोमिनन, ठीक है जी। तो अब हम फोटोन मॉडल एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फोटोन मॉडल के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक, राइट। मैंने सब चीज एक्सप्लेन करी थी उस वक्त। सो लेट्स पुट दिस इन वर्ड्स। सो फोटोन, सबसे पहले तो फोटोन है क्या? तो फोटोन इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी of electromagnetic radiation, ठीक है जी, which has energy directly proportional to its frequency। proportional to its frequency only when a photon of energy
greater than the work function of the metal is present, an electron. Yeah, only when a photon of energy greater than the work function of the metal is incident is an electron ejected from the surface. ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद कैलकुलेट द वर्क फंक्शन एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स ऑफ कैल्शियम। आई बिलीव हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है, इससे आराम से निकाल लेते हैं। वर्क फंक्शन क्या थी? वर्क फंक्शन वाज एच एफ नॉट। एच इज 6.63 इंटू 10⁻⁻34। एफ नॉट क्या है? एफ नॉट है 6.93 इन 14, 6.93 इंटू 10⁻14। ये वैल्यू क्या आ रही है? दिस विल कम आउट इन जूल्स। ठीक है, जूल्स को फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में करेंगे हम। सो कुछ आनी चाहिए है। इज इट समथिंग 4.59 इंटू 10⁻, क्या लिखा है? 10⁻⁻16। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। सो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स कितने थे? ये थे 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 4.59 इंटू 10⁻⁻16 जूल्स, ये x इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स हो जाएंगे। लेट्स कन्वर्ट दिस इनटू दैट। 19 आ रहा है। ओके, 19 आ रहा है। 19 सो 2.871। सो x आ रहा है 2.871 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, एंड आई बिलीव हमें 3 सिग्निफिकेंट दी हुई थी, तो दिस बिकम्स 2.87। ठीक है जी। मूविंग ऑनवर्ड्स, आसान क्वेश्चन। अच्छा, ये वाला क्वेश्चन है, मुझे काफी दिनों से सबके साथ करना था, लेकिन आई wasn't being able to find this question। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू डू द ट्रांसफॉर्मर वाला पार्ट, लेकिन आई एम गोइंग टू डू एवरी अदर पार्ट जो ट्रांसफॉर्मर के अलावा वाली चीज है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये जो है वो ट्रांसफॉर्मर है जी मना। सर आवाज आ रही है? जी। सर मुझे मसला होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स चूज करने में। कभी कभार क्वेश्चन में 2 और 3 दोनों दिए होते हैं, सो व्हिच वन शुड। अगर इसमें दी हुई होती कोई और वैल्यू, मना 2.4 समथिंग एंड 2.4 नंबर 4, और तुमने दोनों इस्तेमाल करी है, तुमने कैलकुलेशन दोनों इस्तेमाल करी है, तो देन यू विल राउंड ऑफ टू जो भी इसकी सिग्निफिकेंस आ रही है, जो भी लीस्ट सिग्निफिकेंस होगी वो चूज करके अपना राउंड ऑफ कर दोगी। तो फिर हम इस आंसर को ओके लिखते सर। हैं 2.9। ठीक है। अच्छा, अब आ जाओ इधर। तो ट्रांसफॉर्मर है वॉट एवर द टर्न रेशियो, फॉरगेट दैट, वो हमारा कोर्स में नहीं है अब। ठीक है, टर्न वाली चीजें हमारी कोर्स में नहीं है, लेकिन द कंसेप्ट इज स्टिल देयर। ठीक है जी। कंसेप्ट क्या था, दोबारा से वो भी रिकॉल करवा देता हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट इधर ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करता है। सॉरी, क्या बकवास कर रहा हूँ। ऑल्टरनेटिंग करंट है इधर, इस कॉइल में से ऑल्टरनेटिंग करंट जा रहा है। ठीक है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड्स बनती हैं जो ऑल्टरनेटिंग है, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज बनती है विच इज ऑल्सो ऑल्टरनेटिंग, विच इज ऑल्सो ऑलवेज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। उस मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज की चेंज की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होता है। कहां पे इंड्यूस होता है? यहाँ पे इंड्यूस होता है, यहाँ पे इंड्यूस होता है, और फिर हमें यहाँ पे वी आउट मिल जाता है। ठीक है। अच्छा, नाउ दी सम अदर थिंग्स जो हमने कल ही आई गेस डिस्कस करी हैं, उसमें से सबसे पहली बात तो ये, स्टेट द फंक्शन ऑफ द आयरन कोर। तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हैविंग आयरन इंसर्टेड इनटू अ सोलेनॉइड? एक सोलेनॉइड में सिर्फ ऐसी सोलेनॉइड अगर हवा में छोड़ दें, why is it better to have something like iron inside of it? तो इसको क्यों करते हैं हम, आयरन क्यों लगाते हैं? टू इंक्रीज, नॉट टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड, टू इंक्रीज द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। ठीक है जी, टू इंप्रूव द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अच्छा जी, और कोई अगर ये पूछेगा कि व्हाई डज दिस इंप्रूव द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, तो वो भी मैं बता देता हूँ। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज, ठीक है जी, रिकॉल करवा देता हूँ। दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू ट्रांसफॉर्मर, ये ट्रांसफॉर्मर्स का पार्ट नहीं है, ये जनरल चीज है। अच्छा, तो वैसे अगर कॉइल लगा हो तो कॉइल अपनी फील्ड बनाता, यू बनाता, राइट? इट वुड हैव मेड फील्ड्स लाइक दिस। ठीक है। अब मसला क्या है, जब ये यहां तक पहुंचती ना, इसमें से इस इधर तक, तो इसमें से जो कट रहा होता ना, वो बस इतना हिस्सा कट रहा है, इतना सारा हिस्सा जाया हो गया फील्ड का, इतना सारा हिस्सा फील्ड का जाया हो चुका है।
ठीक है। सो दैट इज व्हाई दिस इज नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन टू लेट द फील्ड्स फ्लो आउट लाइक दिस। जब आयरन लगाते हैं तो आयरन क्या करता है, आयरन ये करता है कि ये फील्ड्स को इधर से यूं नहीं जाने देता, ये फील्ड्स को अपने अंदर से ही डायरेक्ट करवाता है। इट मेक्स दी फील्ड्स गो थ्रू इट सेल्फ ही, मतलब फील्ड्स जो है वो इधर उधर बाहर से कहीं और से नहीं जा सकती, तमाम की तमाम फील्ड्स जो है वो आयरन में से ही जाना शुरू कर देती हैं। तो देयरफॉर द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इज इंप्रूव्ड। तो यू डोंट हैव दीज पार्ट्स जो बाहर इधर होंगे कहीं जो वेस्ट हो रहे हैं और बहुत छोटा सा अमाउंट कट कर रही है, या कोई बहुत ही छोटी सी अमाउंट कट कर, राइट। अगर ऐसे बन रही थी तो सर इधर कैन वी से कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मेटल्स या कंडक्टर्स के अंदर से ज्यादा अच्छे से पास थ्रू होती है? yes तो नॉट कंडक्टर्स, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या मतलब, यानी ओके आयरन बेस्ड थिंग्स, ठीक है। आयरन इज अ मैग्नेटिक मटेरियल, दैट्स व्हाई इट वर्क्स लाइक दिस, ठीक है। तो अगर इफ वी यूज्ड एन एयर सोलेनोइड, मतलब इसके अंदर बीच में हवा होती, तो इसमें से इन दी लॉन्ग रन बहुत ही, लाइक फॉर एग्जांपल यही दो कटी है, ठीक है जी। लेकिन जब आयरन इस्तेमाल करोगे तो उसमें से तमाम की तमाम जो ये बनाएगा वहां से कट करेंगी, मोस्ट ऑफ देम विल कट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आयरन का ये यूज है टू इंप्रूव द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज। अच्छा, दूसरी कहानी हमने कल डिस्कस करी थी, एक्सप्लेन व्हाई द आयरन कोर इज लैमिनेटेड। तो आयरन कोर में ये जो ट्रांसफार्मर की जो कहानी होती है, इसमें दो चीजें होती है। इसमें एक ये चीज होती है कि आयरन जो है ना वो साबुत आयरन नहीं होता, इसको साबुत एक टुकड़ा नहीं डालते हम इसके बीच में। हम आयरन की एक ब्लॉक लेते हैं, उसको शीटों में काटते हैं, बहुत पतली पतली शीटें बनाते हैं उसकी, बहुत सारी। फिर उन शीटों के बीच में नॉन इंसुलेटिंग मटेरियल जो लैमिनेशन कहलाती है, ठीक है। लैमिनेशन जैसे वुड की लैमिनेशन होती है वगैरह, वो वैसा ही होता है कि वो एक इंसुलेटिंग सी एक पतली सी लेयर बना देते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है इस बात को समझो। अच्छा, अब भाई देखो आयरन तो है ये, ठीक है, आयरन है। अब इफ यू आर इंड्यूसिंग ईएमएफ्स इनटू दिस कॉइल, तो लाजमी बात है आयरन में भी इंड्यूस होगा, आयरन भी कंडक्टर है, आयरन के अंदर भी ईएमएफ्स इंड्यूस हो रहे हैं। तो हो क्या रहा होता है कि आयरन में भी ईएमएफ इंड्यूस होना शुरू होता है, और उस केस में इसमें से बहुत सारे एडी करंट्स बनना शुरू हो जाते हैं, और बहुत बड़े बड़े एडी करंट्स बनना शुरू होते हैं, ठीक है। इफ वी लुक एट इट फ्रॉम द साइड, तो साइड से थोड़ा सा समझ में आएगा। मैं साइड से सिर्फ ये बना रहा हूँ कि साइड से आपको ये रॉड दिख रही है आयरन की, और इसके ऊपर ये आपका ये वाला दिखा रहा हूँ, इसका साइड व्यू दिखा रहा हूँ, तो इसके ऊपर ये आपका कॉइल रैप्ड अप है, ठीक है। अच्छा, अब जब ईएमएफ इंड्यूस होता है ना, तो प्रॉब्लम क्या होती है, वी नो एडी करंट्स, वी नो करंट्स विल प्रोड्यूस। तो एडी करंट्स बनते हैं और बहुत बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है, बिकॉज दिस इज वन साबुत टुकड़ा। जब बहुत ज्यादा बड़े बड़े बनते हैं तो पावर जो लॉस क्रिएट होती है उनकी वजह से, बिकॉज आयरन की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, तो आई स्क्वायर आर की वजह से द करंट फ्लोइंग स्क्वायर्ड इनटू द रेजिस्टेंस प्रोड्यूसेस वेरी वेरी बिग लॉसेस। तो हम लैमिनेशन करते हैं। लैमिनेशन से मुराद क्या है, लैमिनेशन से मुराद ये है कि आयरन को एक साबुत हिस्से में नहीं डालते, आयरन के बहुत सारी पतली पतली शीटें बनाते हैं और उनको चिपकाते हैं यूजिंग इंसुलेटिंग मटेरियल। उससे क्या होता है, उससे देखो ईएमएफ तो अभी भी इंड्यूस हो रहा है, यू कांट गेट रिड ऑफ द फैक्ट कि यू आर नॉट इंड्यूसिंग ईएमएफ, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। लेकिन द गुड थिंग इज, अब वो जो एडी करंट्स जो पहले बहुत बड़े बड़े बन रहे थे, अब वो एक शीट से दूसरी शीट में नहीं जा सकते, तो एडी करंट बस इसी में ही लोकलाइज्ड होगा, इतने में। यही है इसका एडी करंट, इसी में लोकलाइज्ड होगा, इसका एडी करंट इसी में ही लोकलाइज्ड होगा। दे कांट जंप थ्रू आउट द सॉलिड, उसमें बन नहीं सकते। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहली बात तो ये होती है कि यू सिग्निफिकेंटली रिड्यूस दी करंट। जो एडी करंट था, जो बहुत बड़े बड़े पहले बन रहे थे, अब बहुत छोटे छोटे एडी करंट्स बन रहे होते हैं। और दूसरी बात ये, ऑब्वियसली वो पूरा सोलेनोइड जब पूरा आयरन की मोटी बार थी, तो उसमें से अगर करंट बहुत ज्यादा बड़ी लेंथ ले लेता था तो उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा थी। अब लेंथ हमने कन्फाइन कर दिया, हमने एरिया भी कन्फाइन कर दिया जिसमें से फ्लो कर सकता है, तो उसकी वजह से ऑन दी होल रेजिस्टेंस भी कम हो गई एक शीट की, और ऑन दी होल उसमें से करंट भी जो जा रहा है वो भी कम हो गया। तो उसकी वजह से जो पावर लॉसेस क्रिएट हो रहे थे ट्रांसफार्मर में, वो भी बहुत ज्यादा कम हो गए, और अक्सर और बेशतर पावर यहां से यहां आने लग गई, बजाय इसके कि ट्रांसफार्मर गर्म होकर अवन टोस्टर बन जाए, ठीक है। सो दिस इज द रीजन फॉर द लैमिनेशन एज वेल। ये अब ट्रांसफार्मर के उसमें नहीं पूछा जाएगा कि ट्रांसफार्मर को लैमिनेट क्यों करते हैं, ये सवाल नहीं आएगा। लेकिन सवाल ये ऐसा आ सकता है कि कोई शीट है, उसको काट के मे बी यू वांट टू इंप्रूव द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज इन समथिंग, तो आपने उस सोलेनोइड के अंदर आयरन कोर डाल दिया, वो कुछ आयरन कोर को और क्या अच्छा करें, तो मे बी यू कट इट इनटू पीसेस एंड लैमिनेट इट, दैट्स अ गुड थिंग, ठीक है। इसके अलावा सिंपल हार्मोनिक मोशन का भी सवाल आया हुआ है ऐसा, आई शो यू दैट, मेरे ख्याल से कोई इधर ही है, समर 2022 में ही है शायद। तो उसमें क्या है, उसमें एक आयरन का पहले वो साबुत टुकड़ा डालते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, उसको ऑसिलेट करवाते हैं, एक ऐसे रॉड लेते हैं और आयरन का साबुत टुकड़ा इसके अराउंड पिवट करते हैं, और ये आयरन का टुकड़ा यूं घूम रहा होता है, ठीक है, इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन मारते हैं। अब उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड डालते हैं तो क्या होती है, डैम्पिंग होना शुरू होती है, राइट। ऑब्वियसली लेंजेस लॉ कहता है कि भाई डैम्प करेंगे इसको, ठीक है।
अब दे आस्क कि अब वो क्या करते हैं, अब वो ये करते हैं कि इसी आयरन में छोटी छोटी झिरियां डाल देते हैं बहुत सारी, दे पुट मेनी मेनी स्मॉल, छोटी छोटी झिरियां एक लाइक शीटों में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं इस आयरन को। तो फिर पता चलता है कि डैम्पिंग अब इतनी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो उसका रीजन भी यही है क्योंकि आयरन को जब काट दोगे तो एडी करंट्स इतने बड़े बड़े नहीं बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज समथिंग दैट कैन कम अप, दिस इज नॉट लोकलाइज्ड टू योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So explain why the iron core is laminated. The iron core is made up of several thin laminated sheets so that the eddy currents produced are small and power losses are also small. ठीक है जी, यस। अच्छा, अब आ जाओ इधर टू द इनपुट पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ये तो नहीं है, इसकी मैं वैल्यू लिख लूं, लेकिन ठीक है, दिस इज नॉट इन कोर्स, ये हम नहीं करेंगे। लेकिन आई एम गोइंग टू टेक द वैल्यू ओवर हियर। ठीक है, दिस यू कांट कैलकुलेट। ठीक है जी, मैं इसको कैंसिल आउट कर रहा हूँ इस पार्ट को। दिस यू कांट कैलकुलेट, आपके कोर्स में नहीं है, बट आई नीड टू एक्सप्लेन समथिंग इससे आगे रिलेशन में। ठीक है जी, तो मैक्सिमम वी आउट, यानी जो इधर पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वी आउट पे, मैक्सिमम वो हमने निकाल लिया, वो आ रहा है 300 वोल्ट। ठीक है, इधर आ जाओ बस। तो कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर करंट इन द लोड रजिस्टर, बोल रहे हैं रूट मीन स्क्वायर करंट निकाल दो। भाई हमें पता है मैक्सिमम वी क्या है, वी नो द रेजिस्टेंस ऑफ द रजिस्टर, हम रूट मीन स्क्वायर निकाल लेते हैं। अगर मुझे चाहिए है तो मैं वी आर एम एस इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर। ठीक है, 8:30 हो गए। ठीक है, 2 मिनट रुको, अजान हो रही है, मैं फिर रिज्यूम करता हूँ। वी आर एम एस विल इक्वल्स टू आई आर एम एस इंटू आर। ठीक है जी, वी आर एम एस कैसे निकलेगा, हमें वी नॉट पता है, तो बेसिकली इट विल बी 300 ओवर रूट टू। आई आर एम एस वी डू नॉट नो, रेजिस्टेंस क्या थी, रेजिस्टेंस जो थी वो थी 640 ohms। ठीक है जी, सो लेट्स फाइंड दिस आउट। व्हाट इज द रूट मीन स्क्वायर कमिंग, रूट मीन स्क्वायर करंट कमिंग आउट टू बी, so IRMS equals to 0.331, 0.33 आ रहा है आंसर। अच्छा, now this is the part that I want to discuss most। ठीक है, ग्राफ क्या आया है, ग्राफ आया है आप हमें पावर का ग्राफ बना दो जो डिसिपेट हो रही है रजिस्टर में विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, आप हमें ये करके दिखा दो। ठीक है जी, बहुत अच्छा सवाल है, एंड इसमें अक्सर ओबेशनल बच्चों को प्रॉब्लम होगी, और आई बिलीव कि कोई भी इसको सही तरह से नहीं करके आएगा। लेट्स डिस्कस दिस टुडे। अच्छा, अब कुछ बात हमने जो डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है कि हमने वी का ग्राफ देखा हुआ है, हमने करंट का ग्राफ देखा हुआ है जब वो ऑल्टरनेटिंग होते हैं, हमने पावर का ग्राफ नहीं देखा जब वो ऑल्टरनेटिंग होता है। ठीक है, वी नीड टू टॉक अबाउट द पावर वाली चीज आज, वो डिस्कस करेंगे आज। अच्छा, सो सबसे पहले तो इस बात को समझो कि आई वॉन्ट फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑल टू रियलाइज कि भाई देखो, पावर जो है ना वो वी स्क्वायर अपॉन आर है, या फिर वो आई वी है, या तो वो आई स्क्वायर अपॉन आई स्क्वायर आर है। ठीक है जी, नाउ when you're going to be drawing the power wala graph for an alternating current, then do not use this approach. Why is that? This is because current भी alternating है, voltage भी alternating है, तो आप कोई direct proportion निकाल के ग्राफ नहीं बना पाओगे। ठीक है, तो डोंट यू IV वाला फॉर्मूला, यू कैन आइदर यूज दिस और यू कैन आइदर यूज दिस एज पर योर कन्वीनियंस, आपको जो अच्छा लगे आप इस्तेमाल कर लो। वो क्यों, बिकॉज रेजिस्टेंस जो होगी वो कांस्टेंट होगी जिसमें से ये सब कुछ हो रहा होगा काम। ठीक है जी, तो यू कैन यूज एनी ऑफ देम। फॉर माई आज के सवाल के लिए मैं वी स्क्वायर अपॉन आर इस्तेमाल कर रहा हूं। वाई, बिकॉज दी आई नॉट अगर निकालना चाहें तो 0.33 इंटू रूट टू, the I not is working out to be 0.4666, very unmanageable। तो मैं I वाली अप्रोच नहीं रहा, मैं V वाली अप्रोच रहा हूँ। मुझे पता है 300 वोल्ट है, तो वो ज्यादा आसान हो जाएगा मेरे लिए वर्किंग करना। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसमें से V स्क्वायर अपॉन आर वाला फॉर्मूला चूज कर रहा हूँ, सो दैट आई कैन नाउ वर्क ऑन एंड मेक द ग्राफ। ठीक है जी, अच्छा ये आ गया। नाउ यूजिंग दैट, सबसे पहले तो इस बात को समझ लो कि पावर इज V स्क्वायर अपॉन आर, सिंस आर इज कांस्टेंट, तो जो ग्राफ जो लगेगा ना वो ग्राफ लगेगा बेसिकली वी स्क्वायर। अगर हम वोल्टेज का ग्राफ स्क्वायर कर दें तो पावर का ग्राफ वैसा दिखेगा। ठीक है जी, अच्छा वोल्टेज का ग्राफ पहले देख लेते हैं, रफ आइडिया निकाल लेते हैं वोल्टेज ग्राफ कैसे दिखेगा। अच्छा, वोल्टेज का ग्राफ अगर हम देखने को जाएं,
सो वोल्टेज का ग्राफ, अब मुझे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी पड़ेगी पीछे से। लेट्स टेक दैट ऑल्टरनेटिंग करंट है और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होगा, तो हमें वो भी पता है। अब ये देख लेते हैं पहली बात है कुछ। अच्छा 300 वोल्ट इसका मैक्सिमम वोल्टेज था, पीरियड इसका 40 मिलीसेकंड था, ठीक है, यानी एक पूरी वेव 40 मिलीसेकंड में बन रही है। तो यानी अगर सबसे पहले मैं तुम्हें ग्राफ को 4 हिस्सों में तोड़ूंगा, 10, 20, 30, 40, 40 मिलीसेकंड तक एक पूरी वेव बन जाएगी। क्या बनेगा? साइन कर्व बनेगा। साइन कर्व बनेगा और उसका जो मैक्सिमम वी आ रहा होगा वो 300 आ रहा होगा, ठीक है। तो यानी साइन का कर्व 0 से शुरू होता है, 10 पे ये 300 देगा मुझे, इधर आ जाएगा। फिर ये 20 पे वापस से 0, 30 पे मुझे ये जो है वो -300 देगा, इधर आ जाएगा। और फिर ये दोबारा से वापस 40 पे इधर। सो द ग्राफ इज गोइंग टू बी ओवर हियर लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाओ, पावर का ग्राफ कैसे दिखेगा। पावर का हमने डिस्कस किया, वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखेगा। यानी सबसे पहले तो बात को समझ लो, स्क्वायर करने से क्या होता है। स्क्वायर करने से ये होता है कि पॉजिटिव स्क्वायर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर होता है तो बड़ा हो जाता है। नेगेटिव को जब स्क्वायर करते हो तो नेगेटिव में पॉजिटिव में उठ के आ जाता है, एनी नेगेटिव का स्क्वायर इज पॉजिटिव ही। तो ये नेगेटिव वाली साइकिल भी एक पॉजिटिव साइकिल में तब्दील हो जाएगी, ठीक है। यानी जो पावर का जो ग्राफ दिखेगा ना, वो पावर का ग्राफ बेसिकली कुछ ऐसा दिखेगा हमें। इट विल बी समथिंग लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। इट विल बी समथिंग लाइक दिस। इसको सबसे पहले हमने देख लिया, यानी जो ग्राफ बनेगा वो पूरा का पूरा पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है जी। दो बातें और हमें पता चल गई हैं, वो क्या पता चल गई हैं भाई? 0 पे 0 है, 20 पे 0 है, 40 पे 0 है, ये मैंने इधर से ही निकाल लिया, ठीक है जी। अब मुझे बस ये डिड्यूस करना है कि मेरा मैक्सिमम पावर क्या आ रही है। मैक्सिमम पावर कैसे निकलेगी? मैक्सिमम पावर आप निकाल सकते हो भाई, अगर मुझे पी नॉट चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मैं वी नॉट स्क्वायर को आर से डिवाइड कर देता हूं, खत्म कहानी, राइट। वी नॉट स्क्वायर क्या था? वी नॉट था 300, तो 300 स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट वाज द रेजिस्टेंस, 640 ओम थी, तो 640 से डिवाइड कर दो। व्हाट इज पी नॉट कमिंग आउट टू बी? 140.625, ठीक है। अच्छा आई एम गोइंग टू रूल यूज काइंड ऑफ राउंडेड ऑफ वैल्यू, ठीक है, क्योंकि इधर 141 दिखाना बकवास होगा, इतना कुछ हमें खास दिखाना नहीं है। 141 के बजाय मैं इसको 140 तक ही रख रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको 140 कह रहा हूँ, तकरीबन तकरीबन 40 कह रहा हूँ, करेक्ट टू टू सिग्निफिकेंट, ठीक है जी। दैट्स ऑल आई वांट टू बी शोइंग ओवर हियर। अच्छा तो यानी 10 पे आई नीड टू बी शोइंग 140, तो यानी इस बात का मतलब ये हुआ 140 आ रहा है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे एक पॉइंट पड़ेगा और यहाँ पे एक पॉइंट पड़ेगा। एंड नाउ यू ड्रॉ योर ग्राफ, इट्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है। पावर का ग्राफ ऐसा बनता है ऑल्टरनेटिंग करंट के लिए, ठीक है जी। ये हो गया हमारा पावर का ग्राफ जी। मना सर हमारा जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, इसलिए आपने वी स्क्वायर का ये साइनोसाइडल ग्राफ बनाया है। हम्म, यस। ठीक हो गया। और सर ये जो शुरू में बिल्कुल इंक्रीजिंग ग्रेडियंट से आ रहा है, जो काफी स्टीपली इंक्रीज हो रहा है, ये ऐसे ही बनेगा। और वी वाला ग्राफ तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन है उसकी। यस, ठीक है। उसकी डोंट गो फॉर द लॉजिक इन दैट, ठीक है। वो क्यों? वो इसलिए बिकॉज यू हैवंट लर्न दी स्क्वायर वाली ट्रांसफॉर्मेशन एवर ना, मैथ्स में सीखी, ए लेवल मैथ्स में, और फर्दर मैथ्स तो आई बिलीव नहीं होगी। तो वो स्क्वायर वाली ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। खैर बहरहाल जस्ट अंडरस्टैंड द थिंग कि जब भी किसी वेव को स्क्वायर करोगे ना, तो देन इट शुड स्टिल लुक लाइक अ वेव। तो ये वेविश ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये यू बना और फिर ये यू बना, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। व्हेन यू आर स्क्वेयरिंग इट देन इट शुड बी कंटिन्यूअस इन एवरी वे, ओके ठीक है। सर। अच्छा अब दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो इसमें समझानी है, हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जो ऑल्टरनेटिंग करंट होता है उसमें मीन वोल्टेज जीरो नहीं होता। क्यों? बिकॉज हम उसकी जगह वी आर एम एस लेते हैं। उसमें मीन करंट जीरो नहीं होता क्योंकि उसमें करंट हम आर एम एस लेते हैं। तो अगर ऐसी बात थी तो पावर भी मीन जो होगी वो जीरो नहीं होगी। पावर कुछ ना कुछ है। अगर अवन टोस्टर गर्म होता है हमारा, तो उसका मतलब कुछ ना कुछ पावर तो दे रहे ना उसको, वी आर गिविंग इट सम पावर। तो इस ऑल्टरनेटिंग करंट पे ही आपका अवन टोस्टर, उसको पावर मिल रही है, ठीक है। ऐसी कहानी नहीं है उसको पावर नहीं मिल रही है। अब देख लोगे
इस ग्राफ में देयर इज अ वेरी वेरी पिक्यूलियर थिंग दैट इज यू कैन सी, ये ग्राफ सिमेट्रिकल है कहां पे, इस लाइन, इट्स एग्जैक्टली सिमेट्रिकल ऑन द 70 वॉट वाली लाइन। ठीक है, यू कैन सी 140 एम्पलीट 140 ऊपर तक जाता है, 140 ये बीच में ये मीन लाइन मैंने बना दी, खींच दी 70 वॉट्स पे। ये क्यों आया, ये इसलिए आया, इस ग्राफ को दिख रहा है, इस ग्राफ की मीन लाइन 70 वॉट्स है, प्रूव हो गया। अवन टोस्टर गर्म क्यों होता है, आप उसको ऑल्टरनेटिंग पावर दे रहे होते हो, उस ऑल्टरनेटिंग पावर का मीन पावर जो है वो 70 वॉट है, वो इस केस में 70 वॉट है, वो इसलिए होती है। ठीक है जी। तो दूसरी चीज जो है, अब ये कैलकुलेट भी कर सकते थे, ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप वी आर एम एस डालो, वी आर एम एस क्या था, 300 over root 2, let's put in 300 over root 2 and that divide by the resistance which is 640, क्या आ रहा है आंसर, उप्स ये तो मैंने करंट निकाल दिया, सॉरी, पावर क्या होगी, पावर होगी वी स्क्वायर, वी नॉट स्क्वायर ओवर आर। अगर मुझे पी, सॉरी बाय बाय, अगर मुझे मीन पावर निकालनी हो तो मीन पावर कैसे निकलेगी, वो निकलेगी वी आर एम एस को स्क्वायर करता और डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करता, है ना। वी आर एम एस क्या है, वी आर एम एस जो थी वो 300 ओवर रूट 2 थी, सो 300 ओवर रूट 2 squared divided by the resistance which was 640, your answer surprisingly works out to be 70.3125। ठीक है जी, वहीं देख लो, हमने क्योंकि उसको अप्रोक्सीमेट किया था 146.625 को अप्रोक्सीमेट किया 140 बनाया था, थोड़ा सा इसलिए डिस्क्रिपेंसी आई है, लेकिन 70 वॉट पर ही हमारी लाइन आई है। ठीक है, मना मैं ये बोल रहा हूं कि मीन पावर कैसे निकालनी, अगर हम मीन पावर निकालने जा रहे होते हैं इस क्वेश्चन में, ये तो हमने मैक्सिमम पावर निकाली थी ना, आई वर्कड आउट द मैक्सिमम पावर 140, अगर मुझे इसी की जगह मीन पावर निकालनी होती तो मैं क्या करता, मैं वी आर एम एस होल स्क्वायर करता डिवाइड बाय आर करता, इंस्टेड ऑफ वी नॉट स्क्वायर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग द मैक्स वोल्टेज आई वुड टेकन द एवरेज वोल्टेज। तो जब मैंने किया तो वो 70 वॉट ही आ रहा है, सो योर लाइन शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट दिस थिंग। ठीक है जी, सो दिस इज हाउ यू विल बी ड्रॉइंग द पावर वाला ग्राफ फॉर एन ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, सबसे पहले तो वो पूरा पॉजिटिव में होगा। ठीक है जी, दूसरी कहानी क्या होगी, जो मीन पावर होगी उसके सिमेट्रिकल होगा, और उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो उसका मैक्सिमम पावर होगा, इस तरीके से हमेशा ग्राफ बनेगा। ठीक है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे दैट वी आर डूइंग। एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू फिगर 10.2 व्हाई द मीन पावर इन द लोड रजिस्टर इज 70 वॉट। बोल रहे हैं इस फिगर के रेफरेंस से बता दो, तो हमें नजर आ रहा है कि फिगर की जो मीन लाइन बन रही है, ग्राफ की जो मीन लाइन बन रही है वो एग्जैक्टली 70 वॉट पे बन रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ, मीन पावर क्या होगी, वो 70 वॉट होगा। ठीक है, सो लेट्स राइट दिस डाउन। The graph is symmetrical about the line 70 watts. So therefore 70 watt is the mean power। ठीक हो गया। सो ये था हमारी कहानी, ये दोबारा भी आ चुका है, किसी चीज में आया, आई थिंक फेब मार्च में आया है, 23 में आया है, जितना मुझे याद है, कोई इसमें से किसी बच्चे ने भेजा था सवाल, तो आई बिलीव वहां पे आया, उसको भी हम उधर देखेंगे। तो ये है आज हमने जितना भी हमसे हो सका। ठीक है जी, बाकी कल फिर हम ये बाकी के 2-3 सवाल जो रह गए छोटे छोटे वो कर लेंगे। और 2 नंबर इस चीज के कि ये आइडेंटिफाई करो, सिमेट्रिकल है, इट इज सिमेट्रिकल अबाउट दिस लाइन, तो मीन लाइन इज दिस ही, तो इसका मतलब मीन पावर इज दिस ही। ठीक है, थोड़ी सी इसमें लंबी करने को है, 2 मार्क्स ऐसी है, उसमें कुछ खास नहीं है। ठीक है, क्लास यहीं पे एंड हो रही है।